शीर्षक वज्र संकल्प। अध्याय 1। हिमालय में भोर। अरुणाचल प्रदेश की सुदूर ऊंचाइयों पर गरुड़ बटालियन के बेस पर भोर की ठंड और नमी असाधारण थी। भोर से पहले का नीला अंधेरा परेड ग्राउंड को ढके हुए था और रात की ओस बैरकों की छतों और कंटीले तारों पर बर्फ के क्रिस्टल की तरह चिपकी हुई थी। बटालियन में जीवन की हर धड़कन को रोक देने वाली खामोशी धरती को कंपा देने वाली गड़गड़ाहट से टूट गई। धड़ 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 रोटर ब्लेड की आवाज जो मानो आसमान को चीर रही हो पहाड़ों की ढलानों पर गूंज उठी और पूरे बेस में फैल गई। गार्ड पोस्ट पर तैनात संतरी चौंक गए और आसमान की ओर देखने लगे। अंधेरे के बीच एक विशाल काला साया उभरा। यह एक HAL ध्रुव MK ईव रुद्र हेलीकॉप्टर था, जो भारतीय सेना का एक भरोसेमंद हमलावर और परिवहन हेलीकॉप्टर था। लेकिन यह कोई साधारण हेलीकॉप्टर नहीं था। इसके साइड में 3 चांदी के सितारे स्पष्ट रूप से चित्रित थे। यह पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ GOC इन C का विशेष कमांड हेलीकॉप्टर था। यह क्या हो रहा है? सेना कमांडर इस तरह सुबह सुबह बिना किसी सूचना के, क्या यह कोई अभ्यास है या आपातकालीन स्थिति? ड्यूटी ऑफिसर और सूबेदार अपनी बैरकों से बाहर भागे। उनके चेहरे भ्रम और चिंता से भरे हुए थे। एक सेना कमांडर का अचानक दौरा एक बड़ी घटना थी जो पूरी बटालियन को उलट पुलट कर सकती थी। खासकर यूनिट कमांडरों के लिए यह मौत की सजा के समान था। हेलीकॉप्टर मैदान के बीच में धीरे से उतरा, जिससे हवा का एक विशाल झोंका उठा। भूरी धूल चारों ओर उड़ गई, जिससे सैनिकों की वर्दी गंदी हो गई। एक पल बाद हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला और घने अंधेरे से एक व्यक्ति उभरा। उसकी वर्दी के कंधों पर 3 चांदी के सितारे चमक रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल का पद भोर की मंद रोशनी में भी ठंडा चमक रहा था। वे लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह थे, भारतीय सेना की प्रतिष्ठित पूर्वी कमान के GOC इन C। उनका चेहरा गुस्से से सख्त था। उनकी आंखें, जो मानो एक ज्वालामुखी के विस्फोट को रोक रही थीं, मैदान में खड़े हर व्यक्ति के दिल को भेद गईं। वह हेलीकॉप्टर की सीढ़ियों से उतरे और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे मुख्यालय बैरक की ओर चल पड़े। उनके पीछे पूरी तरह से सशस्त्र सैन्य पुलिस मैपे के जवान एक साए की तरह चल रहे थे। उस समय अपनी बैरक में 3 कंपनी के कमांडर कैप्टन विक्रमजीत सिंह सोढ़ी संतुष्टि से मुस्कुरा रहे थे। पिछली रात उन्हें लगा था कि उन्होंने सूबेदार आराध्या सिंह को सफलतापूर्वक कुचल दिया है। वह महिला जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर YE जो उनके लिए एक कांटा बन गई थी। एक महिला JCO जो हमेशा एकता और अनुशासन संतुष्टि से मुस्कुरा रहे थे। एस्प्री द कोर और एक सैनिक की भावना की आड़ में उनका विरोध करती थी। आराध्या को आखिरकार टूटते और बाहर निकाले जाते देखकर वह जीत की भावना में मदहोश थे। महिला सैनिक आखिरकार कमजोर जीव ही होती हैं। उन्होंने बड़बड़ाया और गहरी नींद में वापस जाने ही वाले थे। अचानक उनकी बैरक का दरवाजा जोर से खुला। कैप्टन सोढ़ी, तुम क्या कर रहे हो? तुरंत परेड ग्राउंड में जाओ। यह बटालियन कमांडर की घबराई हुई और पीली पड़ी आवाज थी। कैप्टन सोढ़ी चिड़चिड़े भाव से उठे। क्या हुआ सर? सेना कमांडर आ गए हैं। कैप्टन सोढ़ी का दिमाग तुरंत खाली हो गया। एक बुरे पूर्वाभास ने उनके पूरे शरीर को घेर लिया। उन्होंने जल्दी से अपनी वर्दी पहनी और मैदान की ओर भागे। वहां बटालियन के सभी अधिकारी और JCO पहले से ही डरे हुए चेहरों के साथ कतार में खड़े थे और उनके सामने लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह खड़े थे, जैसे नरक से आए यमदूत। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह की नजर सैनिकों की भीड़ को चीरती हुई सीधे कैप्टन विक्रमजीत सिंह सोढ़ी पर जा टिकी। जैसे ही उनकी आंखें मिलीं, कैप्टन सोढ़ी को लगा कि उनके शरीर का खून जम गया है। 3 कंपनी के कमांडर कैप्टन विक्रमजीत सिंह सोढ़ी। एक बर्फीली ठंडी आवाज मैदान में गूंजी। जी जनरल साहब। कैप्टन सोढ़ी ने सहज रूप से सलाम किया, लेकिन उनकी आवाज एक मेमने की तरह कांप रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह धीरे धीरे उनके करीब आए। उनका हर कदम कैप्टन सोढ़ी के दिल की धड़कन के साथ ताल मिलाता हुआ लग रहा था, जो उनके पेट के निचले हिस्से में गिरता हुआ महसूस हो रहा था। आखिरकार जनरल ठीक उनके सामने खड़े हो गए और बिना एक शब्द कहे उन्हें घूरते रहे। वह संक्षिप्त खामोशी 1000 साल से भी लंबी महसूस हुई। अब मुझे एक एक करके बताओ, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? मेरी बेटी? कैप्टन विक्रमजीत सिंह सोढ़ी की पूरी दुनिया टुकड़ों में बिखर गई।
पिछली रात दर्द में ले जाई जा रही सूबेदार आराध्या सिंह का चेहरा उनके दिमाग में कौंध गया और उस चेहरे के ऊपर सेना कमांडर का चेहरा, जिसके 3 सितारे नरक के न्यायाधीश की तरह खड़े थे, छा गया। उस पल कैप्टन सोढ़ी को एहसास हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक साधारण महिला जेसीओ को परेशान नहीं किया था, उन्होंने भारतीय सेना के एक जीओसी इन सी की पूरी दुनिया को नष्ट कर दिया था। उस सुबह आसमान को चीरती हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट एक महिला की चीख थी, एक पिता का गुस्सा था और अब एक लंबे न्याय का आगाज। अध्याय 2, स्टील का संकल्प। सूबेदार आराध्या सिंह मानव सैनिक बनने के लिए ही पैदा हुई थीं। बचपन से ही उनका खेल का मैदान परेड ग्राउंड था और उनके खिलौने उनके पिता के पुराने बैग थे। एक सैनिक का जीवन जिसे उन्होंने अपने पिता, एक भारतीय सेना अधिकारी, के कंधे के पीछे से देखा था, उनके दिल की इच्छा थी अनुशासित चाल, देश के प्रति निस्वार्थ सेवा की भावना और सबसे ऊपर मातृभूमि की रक्षा का सम्मान। वह अपने पिता के कंधों पर चमकते सितारों को देखकर बड़ी हुई और वादा किया कि एक दिन वह भी राष्ट्र को रोशन करने वाली एक सितारा बनेंगी। उनके पिता ने किसी से भी ज्यादा अपनी बेटी के सपने का समर्थन किया, लेकिन साथ ही वह सबसे ज्यादा चिंतित भी थे। वह अच्छी तरह से जानते थे कि एक सैनिक के रूप में उन्होंने जो रास्ता तय किया है वह कितना कठिन और ऊबड़ खाबड़ है। खासकर एक महिला सैनिक के रूप में अपनी बेटी को जिन अदृश्य दीवारों और पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ेगा, यह सोचकर उनका दिल भारी हो जाता था। आराध्या, क्या तुम सच में निश्चित हो? मुझे विश्वास है कि तुम कोई और रास्ता चुनकर भी खुश रहोगी। उनके पिता ने, जो उस समय कर्नल के पद पर थे और जिनका करियर चमक रहा था, सावधानी से पूछा। जब आराध्या ने भारतीय सैन्य अकादमी इमा से स्नातक होने का पत्र दिखाया, आराध्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, पिताजी, मैं एक सैनिक बनना चाहती हूं। इसलिए नहीं कि मैं आपकी बेटी हूं, बल्कि मैं अपनी ताकत से अपना रास्ता साबित करना चाहती हूं। आपके समान रास्ते पर चलना मेरे लिए एक सम्मान की बात है। अपनी बेटी की दृढ़ आंखों में उन्होंने अपनी जवानी को फिर से देखा। यह महसूस करते हुए कि वह अब उसे नहीं रोक सकते, उन्होंने अपनी बेटी की पसंद का सम्मान करने का फैसला किया। आराध्या ने इमा से सर्वश्रेष्ठ सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और एक अधिकारी के रूप में नियुक्त हुई। हालांकि उन्होंने एक आश्चर्यजनक विकल्प चुना। उन्होंने जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर जीसीओ का रास्ता चुना। सभी हैरान थे, लेकिन उनका रुख दृढ़ था। मैं एक जेसीओ बनना चाहती हूं जो सबसे अग्रिम पंक्ति में सैनिकों के साथ सांस लेती है और पसीना बहाती है। सेना की रीढ़ सैनिक हैं और मैंने सीखा है कि जेसीओ का काम उस रीढ़ को मजबूत करना है। उनकी पसंद बहुत ही असामान्य थी। एक संभ्रांत इमा स्नातक के लिए अधिकारी के बजाय जेसीओ बनना लगभग अनसुना था, लेकिन वह अपने विश्वास पर अडिग रहीं। सभी कठोर जेसीओ प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वह हवलदार मेजर आराध्या सिंह के रूप में फिर से जन्मी। समय बीतता गया, उनके पिता एक जनरल बने और अंततः जीओसी इन सी के रूप में शीर्ष पद पर पहुंचे। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह भारतीय सेना में सबसे बड़ी शक्ति और सम्मान वाले व्यक्तियों में से एक थे। उनकी उपस्थिति पूरे सशस्त्र बलों में जानी जाती थी, लेकिन अजीब तरह से लगभग किसी को भी यह नहीं पता था कि उनकी बेटी एक जेसीओ के रूप में सक्रिय सेवा में थी। यह सब आराध्या के एक ईमानदार अनुरोध के कारण था। पिताजी, मैं नहीं चाहती कि जब भी मैं पदोन्नत हूं या स्थानांतरित हूं तो आपकी पृष्ठभूमि का उल्लेख किया जाए। मैं सूबेदार आराध्या के रूप में आंकी जाना चाहती हूं, न कि जनरल विक्रम सिंह की बेटी के रूप में। मैं अपने सैन्य करियर को केवल अपनी क्षमताओं और प्रयासों से जीना चाहती हूं। कृपया सुनिश्चित करें कि मेरी कोई भी जानकारी मेरी यूनिट तक न पहुंचे। अपनी बेटी के अनुरोध ने लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह के दिल को दुखाया, लेकिन दूसरी ओर उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ। एक ऐसी दुनिया में जहां लोग आसान रास्ते खोजने के लिए कनेक्शन का उपयोग करते हैं, उनकी बेटी ने कांटेदार रास्ता चुना था। उन्होंने अपनी बेटी की इच्छाओं का सम्मान किया और चुपचाप कार्मिक विभाग में अपने प्रभाव का इस्तेमाल अपनी बेटी की पारिवारिक जानकारी, खासकर उसके पिता की पहचान को गुप्त रखने के लिए किया। इस प्रकार सूबेदार आराध्या सिंह ने अपने सैन्य करियर को पूरी तरह से अपनी क्षमताओं पर बनाया। वह कभी भी एक अनुकरणीय सैनिक होने से नहीं चूकीं और विभिन्न अभ्यासों में उन्होंने शारीरिक शक्ति और सामरिक समझ का प्रदर्शन किया जो पुरुष सैनिकों से भी बेहतर था।
सैनिकों के लिए वह एक गर्मजोशी से भरी बड़ी बहन और एक सख्त वरिष्ठ थीं। अपने साथी जेको के लिए वह सबसे भरोसेमंद साथी थीं। उनकी सैनिक भावना स्टील की तरह कठोर थी और देश के प्रति उनकी वफादारी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता था। उनका उपनाम वज्र सूबेदार था क्योंकि उनके पास किसी भी कठिनाई का सामना करने का एक अटूट संकल्प था। जब उन्हें अरुणाचल प्रदेश की सुदूर पहाड़ियों में एक नई यूनिट गरुड़ बटालियन में स्थानांतरित होने का आदेश मिला तो उनका दिल उत्साह से भर गया। एक अग्रिम पंक्ति की इकाई जो सबसे कठिन और भारी होने के लिए जानी जाती थी, उन्होंने सोचा कि वहीं वह अपनी सैनिक भावना को सबसे तीव्रता से जला सकती हैं। उन्हें नहीं पता था वहां एक बुरा भाग्य उनका इंतजार कर रहा था जो उनके स्टील के संकल्प को टुकड़ों में तोड़ देगा, और वह बुरा भाग्य ही अंततः उन्हें उस पिता का नाम पुकारने पर मजबूर करेगा जिसे उन्होंने इतने समय तक छुपाए रखने की पूरी कोशिश की थी। अध्याय 3, शैतान से मुलाकात। गरुड़ बटालियन की ओर जा रहे सैन्य ट्रक में सूबेदार आराध्या ने अरुणाचल की पहाड़ियों से ठंडी हवा के झोंके को महसूस किया और अपने संकल्प को मजबूत किया। घने जंगल और घुमावदार सड़कें जिनसे वह गुजरीं, मानो इस बात का संकेत थीं कि आगे का उनका सैन्य जीवन आसान नहीं होगा। लेकिन उनका दिल और भी अधिक जल उठा। यह भावना कि यही सच्चे सैनिकों की भूमि है उनके सीने को धड़का रही थी। बेस पर पहुंचकर उन्होंने तुरंत बटालियन कमांडर कमांडिंग ऑफिसर को रिपोर्ट किया। को एक मध्यम आयु वर्ग के लेफ्टिनेंट कर्नल थे जिनका व्यवहार मैत्रीपूर्ण था। सूबेदार आराध्या, आपकी प्रतिष्ठा वास्तव में महान है। हमारी बटालियन में आपका स्वागत है, खासकर 3 कंपनी में। उन्हें आप जैसी महान जेसीओ की बहुत जरूरत है। जी सर, धन्यवाद। समय में जेसीओ कमांडर, मैं अपने कर्तव्यों का पूरी लगन से निर्वहन करूंगी। एक संक्षिप्त बैठक के बाद वह 3 कंपनी की ओर बढ़ीं जहां उन्हें नियुक्त किया गया था। कंपनी की बैरक के सामने पुरानी लेकिन अच्छी तरह से रखी गई इमारत से पसीने और धूल की गंध आ रही थी। आराध्या को वह गंध नापसंद नहीं थी। इसके विपरीत उन्हें लगा कि यह एक सैनिक के लिए उपयुक्त इत्र है। जब उन्होंने कंपनी के प्रशासनिक कार्यालय का दरवाजा खोला तो सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। जय हिंद, मैं सूबेदार आराध्या सिंह हूं। आज से 3 कंपनी में अपनी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर रही हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। उनकी बुलंद आवाज ने कमरे में मौजूद सैनिकों और जेसीओ को एक पल के लिए चौंका दिया। जल्द ही सूबेदार मेजर संतोष, जो कंपनी के वरिष्ठ जेचो थे, अपनी कुर्सी से उठे और उनका स्वागत किया। आह, सूबेदार आराध्या, आपका स्वागत है। लंबी यात्रा निश्चित रूप से थका देने वाली होगी। मैं सूबेदार मेजर संतोष हूं। जी सूबेदार मेजर साहब, आराध्या ने एक आदर्श मुद्रा में सलाम किया। सूबेदार मेजर संतोष प्रसन्नता से मुस्कुराए, मानो उन्हें उनका सीधा सादा रूप पसंद आया हो। कमरे में मौजूद अन्य जेसीओ और सैनिक उत्सुकता और मैत्रीपूर्ण नजरों से नई महिला जेसीओ के आगमन को देख रहे थे। तभी कंपनी कमांडर के कमरे का दरवाजा खुला और एक व्यक्ति बाहर निकला। उसकी ऊंचाई 180 सेमी से अधिक थी, एक मजबूत शरीर और तेज आंखों के साथ। वह एक कैप्टन था। वह 3 कंपनी का कमांडर था, कैप्टन विक्रमजीत सिंह सोढ़ी। रिपोर्ट कमांडर, मैं सूबेदार आराध्या सिंह हूं। अभी अभी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट की है। आराध्या ने एक बार फिर सबसे उत्तम मुद्रा में सलाम किया। हालांकि कैप्टन विक्रमजीत सिंह सोढ़ी ने केवल बेरुखी से उनका सलाम स्वीकार किया और उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी नजरों में स्वागत नहीं, बल्कि एक अजीब सतर्कता और एक हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। तो तुम हो सूबेदार आराध्या। सुनने में जितना आया था उससे ज्यादा शांत दिखती हो। उनका पहला वाक्य प्रशंसा या स्वागत नहीं था, इसमें एक महिला सैनिक के रूप में उनकी स्थिति को कम आंकने का भाव था। आराध्या को एक पल के लिए अप्रसन्नता महसूस हुई, लेकिन क्योंकि यह उनका पहला दिन था, उन्होंने अपने भावों को नियंत्रित रखा और जवाब दिया, मेरे विचार से एक सैनिक का मूल्यांकन उसकी उपस्थिति से नहीं, बल्कि कर्तव्य निभाने में उसकी भावना, क्षमता और शारीरिक शक्ति से किया जाता है। बातें तो तुम अच्छी कर लेती हो। कैप्टन सोढ़ी मुस्कुराए और आगे बढ़े। हमारी यह यूनिट अंदरूनी इलाके में है, एक महिला के लिए काफी कठिन जगह है। ऐसा ना हो कि तुम केवल सैनिक भावना के बारे में बात कर सको और कुछ दिनों बाद
घर जाने के लिए रो रही हो। यह सुनकर कमरे में हवा तुरंत ठंडी हो गई। सूबेदार मेजर संतोष सावधानी से कैप्टन सोढ़ी के पास पहुंचे। कमांडर साहब, सूबेदार आराध्या आज ही आई हैं। इतना सख्त मत बनिए। मैंने सुना है कि वह एक बहुत ही सक्षम सैनिक हैं। सक्षम हैं या नहीं, इसका मूल्यांकन मैं खुद करूंगा। कैप्टन सोढ़ी ने अपनी ठुड्डी से आराध्या की ओर इशारा किया। आज दोपहर पूरी लड़ाकू साजो। सामान के साथ 25 किलोमीटर की दौड़ है। तुम बिना किसी अपवाद के भाग लोगी। देखते हैं तुम्हारी क्षमता कितनी है। पूरी लड़ाकू साजो। सामान के साथ दौड़ना एक जेको के स्थानांतरण के पहले दिन के लिए एक मानक प्रक्रिया नहीं थी। यह स्पष्ट रूप से उसे दबाने और परखने का एक प्रयास था। आराध्या उनके इरादे को समझ गईं, लेकिन वह 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। इसके विपरीत उनकी आंखें लड़ने की भावना से चमक उठीं। जी कमांडर साहब, कोई बात नहीं। उनका दृढ़ उत्तर सुनकर कैप्टन सोढ़ी ने वास्तव में एक जाइंचरेसो भाव दिखाया। उन्होंने उसे एक बार फिर देखा, फिर बिना कुछ कहे अपने कमरे में वापस चले गए। कैप्टन सोढ़ी के गायब होने के बाद सूबेदार मेजर संतोष चिंतित चेहरे के साथ आराध्या के पास पहुंचे। सूबेदार साहिबा, क्या आप निश्चित हैं? हमारे कमांडर, कैसे कहूं, उनका अनुशासन कठोर है, यहां तक कि क्रूर भी। खासकर महिला सैनिकों के प्रति उनका पूर्वाग्रह काफी गंभीर है। कोई बात नहीं सूबेदार मेजर साहब, एक सैनिक के रूप में इन चीजों का सामना करना सामान्य है। वास्तव में यह मेरी क्षमताओं को दिखाने का एक अच्छा अवसर है। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। उनका वज्र संकल्प अभी अभी एक नई भट्टी में प्रवेश किया था। उन्हें पूरा यकीन था कि उस भट्टी की आग उन्हें और भी मजबूत बनाएगी। उस दोपहर सूबेदार आराध्या सिंह ने 20 किलोग्राम से अधिक वजन वाले लड़ाकू बैग के साथ कंपनी के सदस्यों के साथ दौड़ लगाई। वह कभी पीछे नहीं रहीं। इसके विपरीत उन्होंने पुरुष सैनिकों के साथ सबसे आगे के समूह का नेतृत्व किया और फिनिश लाइन तक पहुंचने वाली पहली व्यक्ति बनी। हांफते हुए अन्य सैनिकों के बीच वह बिना किसी दोष के सीधी खड़ी थीं। दूर से यह दृश्य देखकर कैप्टन विक्रमजीत सिंह सोढ़ी का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। आराध्या की क्षमता को स्वीकार करने के बजाय उन्होंने इसे अपने अधिकार के लिए एक चुनौती के रूप में देखा। उनकी नजरों में आराध्या अब सिर्फ एक साधारण महिला जेचो नहीं थी, वह एक कांटा बन गई थी जिसे उन्हें निकालना था। गरुड़ बटालियन में नई शुरुआत ने एक अदृश्य युद्ध का पर्दा खोल दिया था। अध्याय 4, अदृश्य दीवार। सूबेदार आराध्या सिंह की असाधारण क्षमता उनकी ड्यूटी की शुरुआत से ही सामने आने लगी। फायरिंग अभ्यास में उन्होंने सीधे उदाहरण दिए और सैनिकों की मुद्राओं को ठीक किया। रक्षात्मक खाई की मरम्मत के काम में वह फावड़ा उठाने वाली और पसीना बहाने वाली पहली व्यक्ति थीं। सामरिक चर्चाओं में उन्होंने तेज विश्लेषण प्रदान किए जो कैप्टन सोढ़ी द्वारा सोचे न गए कमजोरियों को भी उजागर करते थे। सैनिक जल्दी ही उनका अनुसरण करने लगे। वे उन्हें आराध्या दी या आसमान सूबेदार जैसे उपनामों से पुकारते थे और वह वास्तव में कंपनी का आध्यात्मिक स्तंभ बन गईं। उनके साथी जेको भी उनके व्यावसायिकता और समर्पण से चकित थे। सूबेदार आराध्या वास्तव में असाधारण है। एक महिला इतनी कठोर कैसे हो सकती है? कठोर नहीं, मजबूत। वह एक सच्ची सैनिक हैं। एक व्यक्ति को छोड़कर सभी ने उन्हें स्वीकार कर लिया। कैप्टन विक्रमजीत सिंह सोढ़ी। आराध्या की क्षमता चमकने के साथ ही उन्हें अपनी स्थिति खतरे में महसूस होने लगी। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो ईमा स्नातक होने के अभिजात्यवाद और पुरुष श्रेष्ठता की भावना से ग्रस्त थे। कंपनी में सब कुछ उनके दो से बढ़ती है और कुछ की दो से आर की आठ से इर्द गिर्द केंद्रित होना चाहिए था और सभी सैनिकों को उनकी चापलूसी करनी चाहिए थी। लेकिन अचानक एक महिला जेसीओ सामने आई जिसने उस व्यवस्था को हिला दिया। उनकी ईर्ष्या और बेचैनी चालाक तरीकों से व्यक्त होने लगी। एक सुबह कंपनी के सामरिक अभ्यास योजना की ब्रीफिंग के दौरान आराध्या ने ऑपरेशन का नक्शा फैलाया जिसे उन्होंने पूरी रात तैयार किया था और इसे सहजता से प्रस्तुत किया। इसीलिए प्लाटून 1 रिज अ से युद्धाभ्यास करेगा जबकि प्लाटून 2 हिल बी से कवरिंग फायर प्रदान करेगा। यह सबसे कुशल रणनीति है। दुश्मन के घात का अनुमानित स्थान। उनकी व्याख्या समाप्त होने के बाद एक पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित एक वरिष्ठ इकाई के अधिकारी ने प्रशंसा की। सूबेदार आराध्या का विश्लेषण बहुत तेज है, लगभग एक आदर्श योजना। जब आराध्या प्रशंसा स्वीकार करते हुए थोड़ा झुकी
तो कैप्टन सोढ़ी ने ठंडा पानी डाल दिया। आदर्श बकवास। मैदान कागज पर गणना के अनुसार नहीं चलता। वह अपनी कुर्सी से उठे और नक्शे पर बेरुखी से इशारा किया। सूबेदार आराध्या बहुत किताबी सोचती हैं, शायद इसलिए कि वह एक महिला हैं। युद्ध का अनुभव कम है, इसीलिए उनकी कल्पना कम है। क्या तुम्हें लगता है कि दुश्मन इतना मूर्ख है कि वह केवल वहीं होगा जहां हम अनुमान लगाते हैं? यह एक स्पष्ट रूप से मनगढ़ंत आलोचना थी। उनके तर्क में कोई तर्कसंगत आधार नहीं था। उनका इरादा केवल उनकी उपलब्धियों को कम आंकना और उन्हें शर्मिंदा करना था। उपस्थित अन्य अधिकारी असहज दिखे, लेकिन किसी ने भी कंपनी कमांडर का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। आराध्या ने शांति से जवाब दिया, जी कमांडर साहब, बेशक चर हमेशा होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक नेता का काम सभी संभावनाओं पर विचार करते हुए सबसे अच्छी योजना बनाना है। यदि कमांडर के पास कोई बेहतर विकल्प है तो कृपया बताएं, मैं सुनूंगी और इसे संशोधित करूंगी। उनके विनम्र लेकिन दृढ़ रवैये ने कैप्टन सोढ़ी के चेहरे को तनावपूर्ण बना दिया। वह कोई बेहतर विकल्प नहीं दे सके। वास्तव में आराध्या की योजना उनके सोचे हुए से कहीं बेहतर थी। अंत में वह कोई बात रहन देखी आराध्या की उनके तो मिलकर की। उन्होंने एक कमजोर बहाने से बात टाल दी, मेरी सोच पर अभी चर्चा करने का समय नहीं है, बस सूबेदार आराध्या की योजना के अनुसार करो। अगर कोई समस्या होती है तो यह पूरी तरह से तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। यह तो बस शुरुआत थी। कैप्टन सोढ़ी ने हर अवसर पर आराध्या को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने सभी के सामने उनकी राय को नजरअंदाज किया या एक महिला क्या जानती है जैसी अपमानजनक टिप्पणी की। उन्होंने उसे अत्यधिक काम का बोझ भी दिया। एक सप्ताहांत जब सभी सैनिक आराम कर रहे थे, कैप्टन सोढ़ी ने आराध्या को बुलाया। सूबेदार आराध्या, कंपनी के स्टोर रूम में उपकरण की सूची गड़बड़ है। आज ही सब कुछ ठीक करो और एक नई सूची बनाओ। सुनिश्चित करो कि यह बिना किसी धूल के साफ हो। सैकड़ों उपकरणों को अकेले पुनर्व्यवस्थित करना एक ऐसा काम था जिसे एक दिन में शारीरिक रूप से पूरा करना लगभग असंभव था। यह एक स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण आदेश था। कमांडर साहब, मैं इसे आज अकेले पूरा नहीं कर सकती। क्या मैं सैनिकों से मदद मांग सकती हूं? नहीं, यह तुम्हारे लिए एक विशेष आदेश है। दूसरों को परेशान मत करो जो आराम कर रहे हैं। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास उच्च सैनिक भावना है ना? उस भावना से इसे साबित करो। वह हंसते हुए चले गए। आराध्या ने अपने होंठ काटे, गुस्से में और अन्यायपूर्ण व्यवहार महसूस कर रही थीं, लेकिन वह जानती थीं कि अगर वह अब पीछे हट गईं तो उनका उत्पीड़न और भी बदतर हो जाएगा। वह चुपचाप स्टोर रूम की ओर चली गईं। उस रात देर तक उन्होंने अकेले भारी उपकरण उठाए और धूल साफ की। उनकी बाहें और कमर टूटने वाली लग रही थीं, लेकिन उन्होंने अपने दांत भींच लिए। मुझे टिकना होगा, मैं एक सैनिक हूं। यह सिर्फ एक काम नहीं था, यह कैप्टन सोढ़ी के खिलाफ एक अदृश्य लड़ाई थी जो उनके संकल्प को तोड़ना चाहते थे। और उस लड़ाई में उनके शरीर और आत्मा में पहली दरारें दिखाई देने लगीं। अध्याय 5। कंपनी के बीच एक अकेला द्वीप। कैप्टन विक्रमजीत सिंह सोढ़ी का उत्पीड़न और भी चालाक और क्रूर हो गया। उन्होंने सूबेदार आराध्या सिंह को शारीरिक और सामाजिक रूप से अलग थलग करने के तरीके चुने। उन्होंने आराध्या और कंपनी के अन्य सदस्यों के बीच एक अदृश्य दीवार बनाना शुरू कर दिया। कंपनी की स्टाफ मीटिंग में वह जानबूझकर आराध्या को बाहर कर देते थे। जब अभ्यास योजनाओं या इकाई के संचालन के बारे में कोई महत्वपूर्ण चर्चा होती तो वह कहते, सूबेदार आराध्या, कृपया थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं। यह पुरुषों का मामला है। हालांकि वह कंपनी की मुख्य जे को थीं, लेकिन उन्हें महत्वपूर्ण सूचनाओं से बाहर रखा जाने लगा। दबाव सैनिकों द्वारा भी महसूस किया गया। जो सैनिक सूबेदार आराध्या के साथ दोस्ताना व्यवहार करते देखे जाते, उन्हें दंड मिलता। एक दिन सिपाही पवन ने आराध्या के पास जाकर मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। आराध्या दी, कल मेरी फायरिंग की मुद्रा को ठीक करने के लिए धन्यवाद। आज मैंने परफेक्ट निशाना लगाया। दूर से यह देखकर कैप्टन सोढ़ी ने तुरंत सिपाही पवन को बुलाया। पवन, लगता है तुम्हारा अनुशासन इन दिनों कम हो रहा है। बात करने के लिए बहुत समय है ना? आज रात तुम अकेले 2 घंटे अतिरिक्त पहरा दोगे? जी। लेकिन कमांडर साहब, बहस मत करो। एक सैनिक केवल आदेशों का पालन करता है। कुछ इसी तरह की घटनाओं के बाद
सैनिक अब पहले की तरह आराध्या के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। वे उनका सम्मान और प्रशंसा करते थे, लेकिन कमांडर की तेज नजरों के नीचे उनके साथ घुलना मिलना खुद के लिए मुसीबत मोल लेना था। जब भी वे उससे मिलते, सैनिक केवल अपराधबोध और सहानुभूति से भरी नजरों से अपना सिर झुका सकते थे। एक पल में आराध्या अपनी ही कंपनी के बीच एक अकेला द्वीप बन गई थीं। जब भी वह गलियारे में चलती तो उन्हें उन नजरों का एहसास होता जो उनसे बचती थीं। वे साथी जो कभी उनके साथ पसीना बहाते और हंसते थे, अब एक मजबूत पारदर्शी दीवार से अलग हो गए थे। सबसे दर्दनाक क्षण एक साथ रात्रिभोज के दौरान आया। यह कार्यक्रम कंपनी की एकजुटता को मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया था, लेकिन आराध्या के लिए यह एक और यातना का स्थान था। कैप्टन सोढ़ी ने जानबूझकर उन्हें अपने बगल में बैठाया। आओ सूबेदार आराध्या, तुम्हारे पास उच्च सैनिक भावना है, निश्चित रूप से तुम पीने में भी मजबूत होगी, है ना? यह मेरी तरफ से एक ड्रिंक है, तुम इसे मना नहीं कर सकती, है ना? उन्होंने जानबूझकर एक बड़े गिलास में शराब डाली और आराध्या को दे दी, जबकि वह जानते थे कि आराध्या ज्यादा नहीं पी सकती। जब आराध्या हिचकिचाई तो उन्होंने अपनी आवाज ऊंची की। अरे, एक वरिष्ठ के पेय को मना करना, यह अनुशासन का उल्लंघन है। तुम जानती हो या तुम बहाना बनाओगी क्योंकि तुम एक महिला हो। सभी की निगाहें उन पर थीं। अगर वह मना करती तो वह माहौल खराब कर देती और एक बार फिर एक समस्याग्रस्त महिला सैनिक के रूप में बदनाम हो जाती। आराध्या ने अपनी आंखें बंद कीं और एक ही घूंट में शराब पी ली। एक जलन ने उनके गले को जला दिया। वाह, सूबेदार आराध्या तो पीने में माहिर हैं। आओ, एक और गिलास। कैप्टन सोढ़ी का उत्पीड़न जारी रहा। उन्होंने अन्य अधिकारियों से दोस्ताना बात की और पेय की पेशकश की, लेकिन विशेष रूप से आराध्या के प्रति उन्होंने एक मजबूर करने वाला रवैया बनाए रखा। उनके द्वारा बनाए गए माहौल के कारण किसी ने भी बात करने या उनकी मदद करने की हिम्मत नहीं की। एक ऐसे कार्यक्रम के बीच में जो जीवंत और मजेदार होना चाहिए था, वह पूरी तरह से अकेली थीं, जैसे कि अदृश्य। उस रात नशे की हालत में अपने कमरे में लौटने के बाद आराध्या ठंडे कमरे में अकेली बैठी थीं और पहली बार रोईं। इस क्रूर अलगाव का दर्द शारीरिक पीड़ा से कहीं ज्यादा भारी था। केवल अपनी ताकत से पहचाने जाने का उनका सपना उनके पिता की पृष्ठभूमि के बिना टुकड़ों में बिखर गया था। सैनिक भावना और कमारादरी जिस पर वह विश्वास करती थीं, उस अदृश्य दीवार के सामने ढह गईं। उनके वज्र संकल्प में दरारें और गहरी और चौड़ी हो गईं, और उन दरारों के माध्यम से निराशा नामक ठंडी हवा रिसने लगी। अध्याय 6, तूफान में अभ्यास। जुलाई में मानसून शुरू हुआ और गरुड़ बटालियन भारी बारिश के पर्दे से ढक गई। दिनों तक बरसने वाली बारिश ने परेड ग्राउंड को कीचड़ के समुद्र में बदल दिया और सैनिकों के चेहरे थके हुए लग रहे थे। ऐसे मौसम में आमतौर पर अभ्यास को थ्योरी क्लास या उपकरणों के रखरखाव से बदल दिया जाता था। हालांकि कैप्टन विक्रमजीत सिंह सोढ़ी अलग थे। खराब मौसम एक सैनिक की युद्धक क्षमता को साबित करने का सबसे अच्छा अवसर है। आज दोपहर पूरी कंपनी क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट का अभ्यास करेगी। अपना सामान तैयार करो। उनके आदेश ने कंपनी के सदस्यों के चेहरों को पीला कर दिया। इस तरह के तूफानी बारिश में युद्ध अभ्यास यातना जैसा था। सूबेदार मेजर संतोष ने सावधानी से हस्तक्षेप करने की कोशिश की। कमांडर साहब, मौसम बहुत खराब है। मुझे सैनिकों के स्वास्थ्य और दुर्घटना के जोखिम की चिंता है। बेहतर होगा कि मौसम साफ होने तक अभ्यास स्थगित कर दिया जाए। सूबेदार मेजर संतोष, तुम इतने कमजोर कब से हो गए? क्या युद्ध साफ मौसम का इंतजार करेगा? मेरे आदेशों पर फिर से बहस मत करो। कैप्टन सोढ़ी की जिद को हिलाया नहीं जा सका। अंत में कंपनी के सभी सदस्यों ने अपनी लड़ाकू वर्दी पहनी और बारिश की बौछार के बीच अभ्यास के मैदान की ओर बढ़ गए। सूबेदार आराध्या सिंह कुछ दिनों से अस्वस्थ महसूस कर रही थीं। लगातार तनाव, थकावट और कुपोषण ने उन्हें हल्का बुखार और चक्कर आने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि उन्होंने इसे किसी को नहीं दिखाया। अगर वह इस स्थिति में बीमार होने की बात स्वीकार करती तो कैप्टन सोढ़ी निश्चित रूप से उन पर कमजोर होने का आरोप लगाते। उन्होंने अपनी गीली वर्दी का बोझ सहा और चुपचाप अभ्यास में भाग लिया। अभ्यास कल्पना से कहीं ज्यादा कठिन था।
गीली जमीन कीचड़ में बदल गई थी और हर बार जब वह रेंगती तो ठंडा कीचड़ उनकी वर्दी में घुस जाता। नीचे, रेंगो, लुढ़को। कैप्टन सोढ़ी बिना रुके सैनिकों को दौड़ाते रहे। उनकी आंखें विशेष रूप से आराध्या पर थीं। सूबेदार आराध्या, यह कैसी मुद्रा है? तुम्हारा पेट जमीन से चिपका होना चाहिए। कहीं तुम बारिश से बचने के लिए नाटक तो नहीं कर रही हो? सूबेदार आराध्या, तुम्हारी हरकतें इतनी धीमी क्यों हैं? क्या तुम्हारी ताकत खत्म हो गई है? क्या महिला सैनिकों की शारीरिक क्षमता बस इतनी ही होती है? वह इन आरोपों को चिल्लाकर कहते ताकि सभी सुन सकें। यहां तक कि जब आराध्या ने पूरी तरह से हरकतें की तब भी वह गलतियां ढूंढते रहे। अभ्यास के अंत तक आराध्या का शरीर अपनी सीमा तक पहुंच गया था। बारिश के पानी से लथपथ वह ठंड से कांप रही थीं और उनका सिर फटने जैसा महसूस हो रहा था। उनकी दृष्टि घूम रही थी और उनके पैर कमजोर हो गए थे। कंटीले तार की बाधा को पार करते समय उन्होंने एक गलती की। वह कीचड़ में फिसल गईं और उनकी बांह तार से गहरी कट गई। आह! एक संक्षिप्त चीख के साथ उनकी वर्दी की आस्तीन लाल हो गई। घाव काफी गहरा था। हालांकि मदद करने के बजाय कैप्टन सोढ़ी ने ठंडी आवाज में चिल्लाया, तुम क्या कर रही हो? नखरे मत करो, जल्दी से पार करो। अपनी खून बहती बांह को पकड़कर वह बाधा को पार करने में सफल रहीं। अंतिम प्रशिक्षण सत्र खाई में लड़ाई थी। इस अभ्यास में सैनिकों को एक खाई के अंदर जोड़े में लड़ना पड़ता था जो कीचड़ के गड्ढे में बदल गई थी। कैप्टन सोढ़ी चालाकी से मुस्कुराए और कहा, सूबेदार आराध्या की भावना उबल रही है, इसलिए मैं विशेष रूप से उनका प्रतिद्वंद्वी बनूंगा। पूरी कंपनी के सामने उन्होंने खुद को आराध्या के प्रशिक्षण प्रतिद्वंद्वी के रूप में नामित किया। यह प्रशिक्षण के रूप में प्रच्छन्न एक खुला हमला था। आओ, मुझ पर हमला करो, देखते हैं तुम्हारी सैनिक भावना कितनी महान है। हालांकि उनकी बांह घायल थी और उनकी हालत बहुत खराब थी। आराध्या ने अपने दांत भींच लिए और उनसे लड़ी। हालांकि अपनी ताकत खत्म हो जाने के कारण वह एक मजबूत पुरुष कैप्टन सोढ़ी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। कैप्टन सोढ़ी ने उन्हें बेरहमी से कीचड़ में पटक दिया। हर बार जब आराध्या उठने की कोशिश करती तो वह उन्हें फिर से गिरा देते। उनका चेहरा और पूरा शरीर कीचड़ से सना हुआ था। बस इतना ही? इसे ही तुम वज्र संकल्प कहती हो? उन्होंने आराध्या के बाल खींचे और उनका चेहरा कीचड़ में डुबो दिया। उनकी सांस रुक गई और अपमान के आंसू बह निकले, लेकिन उनके आंसू बारिश के पानी और कीचड़ में मिल गए, इसलिए किसी ने उन्हें नहीं देखा। उनके आसपास के सैनिक केवल डर और गुस्से से भरी आंखों से यह दृश्य देख सकते थे, बिना किसी के आगे बढ़ने की हिम्मत के। अपने पागल कमांडर की क्रूरता के सामने सभी चुप्पी में सहभागी बन गए। उस दिन तूफानी बारिश के बीच युद्ध अभ्यास के मैदान में सूबेदार आराध्या सिंह का गौरव और शरीर दोनों कीचड़ में डूब गए। जिस सैनिक नाम ने उन्हें इतने समय तक सहारा दिया था, उसे बेरहमी से कुचल दिया गया था। वह अब वज्र सूबेदार नहीं थी, वह सिर्फ एक घायल इंसान थी जो बारिश की बौछार में ठंड से कांप रही थी। अध्याय 7, विनाशकारी फैसला। तूफान में अभ्यास समाप्त हो गया था, लेकिन इसके परिणाम बहुत गंभीर थे। सूबेदार आराध्या सिंह का शरीर पूरी तरह से टूट चुका था। कंटीले तार से खरोंच का घाव संक्रमित हो गया था और सूज गया था, जबकि उनका पूरा शरीर मांसपेशियों में दर्द और तेज बुखार से पीड़ित था। उस रात वह बहुत तेज तापमान के साथ दर्द से कराहती रहीं। अगली सुबह वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थीं। उनका पूरा शरीर शीशे की तरह भारी लग रहा था और दुनिया घूमती हुई महसूस हो रही थी। उनके बगल के एक साथी जेसीओ ने उनकी हालत देखकर चौंक गए। आराध्या, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तुम आग के गोले की तरह लग रही हो। जल्दी से चिकित्सा कक्ष में जाओ। नहीं, कुछ नहीं, मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद ठीक हो जाऊंगी, उन्होंने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। वह कैप्टन सोढ़ी को अपनी कमजोर पक्ष नहीं दिखाना चाहती थी। उन पर निश्चित रूप से फिर से बीमार होने का नाटक करने का आरोप लगाया जाता। दांत भींचकर उन्होंने खुद को उठने और सुबह की परेड में शामिल होने के लिए मजबूर किया। हालांकि उनकी हालत स्पष्ट रूप से बहुत गंभीर थी। उनका चेहरा पीला था, ठंडा पसीना बह रहा था। उन्हें देखकर कैप्टन सोढ़ी चिंतित होने के बजाय उपहास पूर्वक हंसे। अपनी शक्ल देखो, कल बस थोड़ा कठिन अभ्यास किया और आज तुम मरने वाली लग रही हो। यह एक मानसिक समस्या है। मानसिक समस्या? आराध्या के पास जवाब देने की भी ताकत नहीं थी। जैसे ही परेड खत्म हुई, वह लड़खड़ा गईं और लगभग गिर गईं।
उनके साथियों ने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन सोढ़ी चिल्लाए, तुम लोग क्या कर रहे हो? अपने अपने काम करो। सूबेदार आराध्या, अगर तुम्हारे पास नखरे करने का समय है तो बेहतर है कि कल के गंदे अभ्यास के मैदान को साफ करो। अंत में बीमार शरीर के साथ उन्हें अभ्यास के मैदान में वापस जाना पड़ा, लेकिन उनका शरीर और अधिक समय तक टिक नहीं सका। भारी उपकरण ले जाते समय वह आखिरकार बेहोश हो गईं। सूबेदार आराध्या, उनके पास के एक सैनिक ने चिल्लाया और उनकी ओर भागा। वह बेहोश थीं और उनकी सांसें भारी लग रही थीं। स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए सूबेदार मेजर संतोष ने कैप्टन सोढ़ी के निषेध को नजरअंदाज किया और चिल्लाए, इंतजार क्या कर रहे हो? जल्दी से उन्हें चिकित्सा कक्ष में ले जाओ, यह व्यक्ति मर सकता है। अंत में आराध्या को सैनिकों द्वारा कंपनी के स्वास्थ्य पोस्ट पर ले जाया गया। उनकी जांच करने वाले सैन्य चिकित्सक ने तुरंत एक तनावपूर्ण चेहरा दिखाया। तेज बुखार, निर्जलीकरण, अत्यधिक थकावट और घाव का संक्रमण। यह एक आपातकालीन स्थिति है जिसे तुरंत एक शीर्ष सैन्य अस्पताल में भेजा जाना चाहिए। यह सामान्य थकावट नहीं है। इसे इतना गंभीर क्यों होने दिया गया? उन्हें तुरंत अस्पताल भेजा जाना चाहिए। हालांकि डॉक्टर घबराहट में चिल्ला रहे थे। कैप्टन सोढ़ी शांत रहे। अतिशयोक्ति मत करो। महिलाएं थोड़ा बीमार होने पर बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हैं। बस उन्हें एक ड्रिप दो और आराम करने के लिए कहो, वह ठीक हो जाएंगी। कमांडर, इसे चिकित्सा आदेश की अवज्ञा माना जा सकता है। मरीज की जान को खतरा हो सकता है। मैं उन्हें रेफर करने की जिम्मेदारी लूंगा। डॉक्टर के दृढ़ रवैये को सुनकर कैप्टन सोढ़ी ने अंततः अनिच्छा से रेफरल की अनुमति दी, लेकिन जब उन्होंने आराध्या को एम्बुलेंस में ले जाते देखा तो उन्होंने कहा, आखिरकार वह एक आरामदायक जगह पर जाने के लिए इस तरह का नाटक कर रही है। कमजोर। आराध्या को तुरंत दिल्ली के सेना अस्पताल अनुसंधान और रेफरल ले जाया गया। वह कई दिनों तक बेहोश रहीं। विभिन्न जांचों के दौरान उनके शरीर में लगातार असामान्य संकेत पाए गए। यह सिर्फ थकावट और संक्रमण से कहीं अधिक था। उनके तंत्रिका तंत्र में एक गंभीर समस्या थी। बेहोश होने से पहले उन्होंने अक्सर अपने हाथों और पैरों में झुनझुनी महसूस की थी और कभी-कभी उनका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपता था। जिन लक्षणों को उन्होंने तुच्छ माना था वे वास्तव में उनके शरीर की अंतिम चेतावनी थीं। अत्यधिक शारीरिक और मानसिक तनाव ने उनके मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर हमला किया था। कुछ दिनों बाद जब उन्हें होश आया तो आराध्या ने अस्पताल के कमरे की अपरिचित छत को देखा। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वह कहां है। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन उनकी बाहें और पैर उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हिल रहे थे। उनका दाहिना हाथ हल्का कांप रहा था और उनकी बोली लड़खड़ा रही थी। उनका शरीर, जिस सैनिक भावना के साथ उन्होंने इतनी मेहनत से बनाए रखा था, ढह गया था। स्टील में दरारें पड़ने लगी थीं। अस्पताल में समय नरक जैसा महसूस हुआ। हर दिन आराध्या को दर्दनाक जांचों से गुजरना पड़ता था। MRI, EEG, EMG, विभिन्न मशीनों ने उनके शरीर को स्कैन किया। जितनी अधिक जांचें की गईं, उनका इलाज करने वाले डॉक्टर का चेहरा उतना ही उदास होता गया। उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। उनके हाथ का कांपना और भी बदतर हो गया और उनके चलने का तरीका अस्वाभाविक हो गया। वह सीधे चलना चाहती थीं, लेकिन उनका शरीर एक तरफ झुकता रहता था। एक अनुकरणीय सैनिक का शरीर अब सबसे बुनियादी नियंत्रण भी नहीं कर सकता था। जब भी वह अपने कमरे में अकेली होती तो वह आईने से बचती थीं। उस आईने में वह आराध्या नहीं थीं जिसे वह जानती थीं। खाली आंखों वाली एक अजनबी महिला थी जो खालीपन से घूरती थी, हथियार पकड़ने में असमर्थ, यहां तक कि अपने शरीर को नियंत्रित करने में भी असमर्थ। जिस दिन जांच के परिणाम आए, डॉक्टर ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने आराध्या के सामने मस्तिष्क के कुछ MRI फोटो और परीक्षण के परिणाम रखे। सूबेदार आराध्या, मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। डॉक्टर ने भारी मन से शुरू किया। निष्कर्ष यह है कि सूबेदार के मस्तिष्क के एक हिस्से में क्षति पाई गई है, खासकर सेरिबैलम और बेसल गैंग्लिया में, जो मोटर कार्यों को नियंत्रित करते हैं। आराध्या को समझ नहीं आया कि उस वाक्य का क्या मतलब है। उन्होंने खाली भाव से डॉक्टर को देखा। डॉक्टर, आपका क्या मतलब है? अत्यधिक और निरंतर शारीरिक और मानसिक तनाव ने आपके मस्तिष्क पर अधिभार डाल दिया है। यह पैटर्न हाइपोक्सिक मस्तिष्क क्षति के समान है। कुपोषण, लगातार थकावट और सबसे घातक
हाइपोथर्मिया और क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट अभ्यास के दौरान शारीरिक झटके ने इस मस्तिष्क क्षति को तेज कर दिया है। डॉक्टर एक पल के लिए रुके और सीधे आराध्या की आंखों में देखा। फिर उन्होंने सबसे क्रूर निदान का उच्चारण किया। निदान द्वितीयक सेरेब्रल पाल्सी है। सेरेब्रल पाल्सी। जब वह शब्द आराध्या के कानों में चुभा तो दुनिया की सभी आवाजें गायब हो गईं। उनका दिमाग सफेद खाली हो गया। जिस बीमारी को वह एक जन्मजात दोष के रूप में जानती थीं, वह अब उनसे क्यों जुड़ी हुई थी? वह इसे एक वास्तविकता के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती थीं। निश्चित रूप से आपने गलत देखा है डॉक्टर। क्यों? मैं एक सैनिक हूं। मैं ठीक हूं। उनकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। वह इसे नकारना चाहती थीं। वह विश्वास करना चाहती थीं कि यह एक बुरा सपना है जो जल्द ही खत्म हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने अपना सिर हिलाया। माफ कीजिए सूबेदार, यह एक स्पष्ट चिकित्सा निदान है। बेशक पुनर्वास चिकित्सा के साथ आपकी स्थिति कुछ हद तक सुधर सकती है, लेकिन अपने शरीर को पहले की तरह पूरी तरह से नियंत्रित करना मुश्किल होगा। सैन्य करियर जारी रखना असंभव है। सैन्य करियर असंभव है। वे शब्द उनके लिए मौत की सजा की तरह थे। जिस सपने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, एक सैनिक के रूप में उनके अस्तित्व का कारण एक पल में गायब हो गया। कैप्टन सोढ़ी का चेहरा उनके दिमाग में कौंध गया। उनकी उपहासपूर्ण हंसी, उनके कठोर शब्द खुद कीचड़ में डूबी हुई। यह एहसास कि उन सब ने इस भयानक परिणाम को जन्म दिया था, उनके खून को खौला दिया। हालांकि निराशा गुस्से से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उनके पास अब एक ऐसा शरीर था जो अब दौड़ नहीं सकता, गोली नहीं चला सकता या अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकता। डॉक्टर के कमरे से बाहर निकलने के बाद वह अस्पताल के गलियारे में बैठ गईं और बिना आवाज के रोईं। आंसुओं ने उनके गालों को भिगो दिया और ठंडे फर्श पर गिर गए। उनका वज्र संकल्प टुकड़ों में बिखर गया था। सब कुछ ढह गया था। वह अब वज्र सूबेदार नहीं थीं। वह सिर्फ आराध्या थीं, एक 28 वर्षीय साधारण महिला जिसे सेरेब्रल पाल्सी का निदान किया गया था। अध्याय 8। निराशा के अंत में एक पुकार। अस्पताल का कमरा आराध्या के लिए एक जेल बन गया। खिड़की के बाहर नीला आसमान और आजादी से घूमते लोग एक दूसरी दुनिया के दृश्य की तरह लगते थे। वह दिन भर बिस्तर पर लेटी रहती, खालीपन से छत को घूरती रहती। वह ठीक से खाना भी नहीं निगल पाती थीं। उनका शरीर और भी दुबला हो गया। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पाने के कारण असहाय महसूस करती थीं। पानी का गिलास पकड़ने की कोशिश में उनका हाथ इतना कांपता कि पानी छलक जाता। बाथरूम तक कुछ कदम चलना भी बहुत भारी लगता था। चम्मच का उपयोग करने में कठिनाई के कारण खाना गिराने पर उन्हें खुद पर शर्म आती थी, इसीलिए उन्होंने खाना ही छोड़ दिया। रात में उन्हें बुरे सपने आते थे। कैप्टन सोढ़ी के हंसते हुए उन्हें कीचड़ में डुबोने के सपने, अंतहीन रेंगने के अभ्यास और उनके साथियों के चेहरे जो उनसे मुंह मोड़ लेते थे। वह चिल्लाते हुए जाग जाती, ठंडे पसीने से लथपथ, और पूरी रात जागती रहती। बटालियन से कई बार फोन आए। सूबेदार मेजर संतोष ने पछतावे और चिंता से भरी आवाज में फोन किया, लेकिन आराध्या कुछ भी बात नहीं करना चाहती थीं। कंपनी ने उनकी स्थिति को केवल अभ्यास के दौरान चोट के रूप में रिपोर्ट किया था और कैप्टन सोढ़ी के क्रूर व्यवहार के बारे में सभी चुप थे। सच्चाई एक बड़े सैन्य संगठन के भीतर चुपचाप दफन हो गई थी। आराध्या सब कुछ छोड़ देना चाहती थीं। इस तरह के शरीर के साथ जीने का क्या मतलब है? मेरा सपना, मेरा जीवन, सब कुछ खत्म हो गया है। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। एक पल के लिए अपनी जान लेने के बारे में सोचा, लेकिन जब भी ऐसा होता, उनके पिता का चेहरा उनके दिमाग में आ जाता। वह पिता जिन्होंने हमेशा चुपचाप उनके सैन्य करियर का समर्थन किया था। वह पिता जिन्होंने आराध्या के रूप में जीने की उनकी इच्छा का सम्मान किया था, न कि जनरल विक्रम सिंह की बेटी के रूप में। वह इस तरह टूटी हुई हालत में अपने पिता के सामने नहीं आ सकती थीं। यह उनके पिता के सम्मान पर एक धब्बा होगा। इसलिए उन्होंने अपने पिता से संपर्क नहीं किया। उन्होंने उन्हें अपनी स्थिति के बारे में नहीं बताया। उनके पिता केवल यह जानते थे कि उनकी बेटी अग्रिम पंक्ति में अच्छा काम कर रही है। एक दिन एक पुनर्वास चिकित्सक उनके कमरे में आया। आराध्या जी, आज हम चलने का अभ्यास शुरू करेंगे। मैं आपकी मदद करूंगा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया। कोई फायदा नहीं है, मैं अब और नहीं चल सकती। हार मत मानिए। अगर हम थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से प्रगति होगी।
हालांकि चिकित्सक ने उन्हें प्रोत्साहित किया, लेकिन वह नहीं हिली। उनके दिल ने सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं। उस दोपहर अस्पताल के कमरे के टीवी पर राष्ट्रीय रक्षा समाचार प्रसारित हो रहे थे। बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने वाले कमांडरों के बारे में एक रिपोर्ट थी, और स्क्रीन पर एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा क्लोजअप में दिखाई दिया। उद्घोषक, विशेष रूप से पूर्वी कमान के GOC in C लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह, जिन्होंने इस अभ्यास का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, ने सैनिकों की कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि केवल कठिन प्रशिक्षण ही एक मजबूत सेना का निर्माण करेगा। टीवी स्क्रीन पर उनके पिता बहुत भव्य लग रहे थे। अन्य जनरलों के साथ अभ्यास का नेतृत्व करते हुए वह व्यक्ति थे जिनकी वह बचपन से प्रशंसा करती थी, लेकिन अब अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए अपने शरीर को हिलाने में असमर्थ उनके पिता का व्यक्तित्व बहुत दूर और पहुंच से बाहर महसूस हुआ। उस पल उनके दिल में एक असहनीय उदासी उमड़ पड़ी। पिताजी, उन्होंने धीमी आवाज में अपने पिता को पुकारा। पिताजी, मैं इस तरह टूट गई हूं। जिस बेटी पर आपको गर्व था वह अब नहीं रही। मैं चल नहीं सकती, मैं दौड़ नहीं सकती, मैं अब सैनिक नहीं हूं। गर्म आंसुओं ने उनके तकिए को भिगो दिया। गुस्सा, दुख, अन्याय और जबरदस्त अकेलेपन की भावना, वे सभी भावनाएं आपस में मिल गईं, उनके दिल को चीर रही थीं। क्या यह सच में ऐसे ही खत्म होना चाहिए? सोढ़ी, वह व्यक्ति ऐसे जी रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और केवल मुझे ही सब कुछ खोना पड़ा। उस समय उनके दिमाग में एक विचार कौंधा, नहीं, मैं इसे ऐसे खत्म नहीं होने दे सकती। यह बदला लेने की भावना नहीं थी, यह अंतिम प्रतिरोध था। उनके कुचले हुए सम्मान और उनके नष्ट हो चुके जीवन को यूं ही दफन हो जाने देने से इनकार। सच्चाई सामने आनी, मैं इस 7-1 की दूरी ये और इसमें पाखर बनाया है चाहिए। कैप्टन सोढ़ी का अपराध और चुप रहने वाली इकाई की कायरता दुनिया को पता चलनी चाहिए, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में उनके पास कोई शक्ति नहीं थी। वह असहाय थीं। केवल एक आखिरी कार्ड बचा था, वह नाम जिससे वह इतना बचना चाहती थीं, वह व्यक्ति जिस पर उन्होंने जीवन भर भरोसा न करने की कसम खाई थी। पिताजी, निराशा की सबसे गहरी खाई में उन्होंने आखिरकार हाथ बढ़ाने का फैसला किया। कांपते हाथों से उन्होंने अपने बिस्तर के बगल की मेज पर रखा फोन कार्ड उठाया। सार्वजनिक फोन बूथ अस्पताल के एक सुनसान कोने में था। आराध्या वॉकर की मदद से बड़ी मुश्किल से चली। उस छोटे से गलियारे में चलने के लिए भी उन्हें 10 मिनट से अधिक का समय लगा। पसीने ने उनके माथे को भिगो दिया। फोन के सामने खड़ी होकर उन्होंने एक गहरी सांस ली। फोन का रिसीवर एक पत्थर की तरह भारी महसूस हुआ। कांपते हाथों से उन्होंने कार्ड डाला और अपने दिमाग में अंकित नंबर डायल किया। उनके पिता के कार्यालय का सीधा नंबर, GOC in C का कार्यालय। एक ऐसा नंबर जिसे कोई आम आदमी नहीं जान सकता था, जिसे उनके पिता ने बचपन में आपात स्थिति के लिए याद करने के लिए कहा था। टूट टूट 2 बार बजने के बाद एक अपरिचित आवाज सुनाई दी। GOC in C के कार्यालय से। यह उनके पिता का सहयोगी लग रहा था। आराध्या ने अपने सूखे होठों को गीला किया। उन्हें डर था कि उनकी आवाज नहीं निकलेगी। कृपया मुझे जनरल विक्रम सिंह से बात कराएं। उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी और बुरी तरह कांप रही थी। सहयोगी ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा, माफ कीजिए, मैं किससे बात कर रहा हूं? वह एक बैठक में है, बस कहो। आराध्या। सहयोगी एक पल के लिए हिचकिचाता हुआ लगा। शायद उसने सोचा कि यह एक शरारत भरा फोन है, लेकिन शायद उसने आराध्या नाम में निराशा को महसूस किया। उसने कहा, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, और फोन कनेक्ट कर दिया। एक पल बाद रिसीवर के दूसरी तरफ से एक भारी और परिचित आवाज सुनाई दी। हाँ, मैं बोल रहा हूं, कौन है? यह उनके पिता थे। उस आवाज को सुनकर आराध्या के रुके हुए आंसू एक झरने की तरह बह निकले। उनके सभी रक्षात्मक अवरोध ढह गए। वह एक छोटे बच्चे की तरह सिसकने लगीं। हिक हिक। वह बात नहीं कर पा रही थीं। सिसकियों ने उनके गले को अवरुद्ध कर दिया था। फोन के दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह भ्रमित लग रहे थे। हेलो, कौन है? तुम सिर्फ रो क्यों रही हो? उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि यह उनकी बेटी है। उनकी मजबूत और दृढ़ बेटी इस तरह दुखी होकर नहीं रो सकती थी। आराध्या ने बड़ी मुश्किल से अपनी सिसकियों को निगला और अपनी आवाज को बाहर निकालने के लिए मजबूर किया। पिताजी, यह मैं हूं। आराध्या, 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 तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों है? क्या हुआ?
अपनी बेटी की असामान्य स्थिति को महसूस करते हुए उनकी आवाज घबरा गई। अपने पिता की चिंता भरी आवाज सुनकर आराध्या फिर से फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें क्या दर्द हो रहा है? तुम अब कहां हो? बटालियन में? वहां क्या समस्या है? उन्होंने सवालों की बौछार कर दी। आराध्या ने सिसकते हुए बड़ी मुश्किल से जारी रखा, मैं दिल्ली के सेना अस्पताल में हूं। मैं बीमार हूं पिताजी, बीमार हूं। तुमने पिताजी को क्यों नहीं बताया? क्या बीमारी है? सेरेब्रल पाल्सी, उन्होंने कहा। मैं अब सैनिक नहीं बन सकती, मैं चल नहीं सकती पिताजी। हिक, सेरेब्रल पाल्सी। उस शब्द को सुनकर लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह ने अपनी सांस रोक ली। फोन के दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। उनके पिता की जबरदस्त सदमे वाली खामोशी फोन के तार के माध्यम से महसूस हो रही थी। एक पल बाद उनकी आवाज फिर से सुनाई दी। पिछली घबराहट गायब हो गई थी। उसकी जगह एक ठंडी और गुस्से भरी आवाज ने ले ली थी, जो नरक की गहराइयों से खींची गई लगती थी। किसने मेरी बेटी को इस हाल में पहुंचाया? यह एक सवाल नहीं था, यह एक घोषणा थी कि वह सब कुछ पता लगा लेंगे और कभी माफ नहीं करेंगे। आराध्या को और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उनकी सिसकियों में सारी सच्चाई छिपी थी। कैप्टन विक्रमजीत सिंह सोढ़ी का नाम, उनकी इकाई की चुप्पी, उनके द्वारा झेली गई सभी पीड़ा और अपमान ने उनके पिता के दिल में एक खंजर की तरह चुभ गया। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह ने बड़ी मुश्किल से अपनी कांपती आवाज को शांत किया और कहा, आराध्या, पिताजी की बात सुनो। किसी भी चीज की चिंता मत करो, कुछ भी मत सोचो, बस वहीं रहो। पिताजी आ रहे हैं, पिताजी अभी तुरंत आ रहे हैं। फोन कट गया। आराध्या फोन का रिसीवर पकड़े हुए वहीं बैठ गईं। उनकी सारी ताकत मानो खत्म हो गई थी, लेकिन अजीब तरह से उनके दिल का एक हिस्सा थोड़ा हल्का महसूस हुआ। निराशा के अंत में उन्होंने जो आखिरी रस्सी पकड़ी थी, वह रस्सी अब एक भयंकर तूफान लाएगी जो दुनिया को हिला देगा। उस समय GOC INC के कार्यालय में पृथ्वी मानो कांप उठी। फोन रखते ही लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह ने अपनी मुट्ठी से मेज पर मारा। इंस्पेक्टर जनरल, सैन्य पुलिस के कमांडर और मेरे निजी स्टाफ के प्रमुख को अभी 5 मिनट में बुलाओ और कमांड हेलीकॉप्टर को तुरंत उड़ान भरने के लिए तैयार करो। गंतव्य दिल्ली सेना अस्पताल। उनकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उन लोगों के लिए न्याय का समय आ गया था जिन्होंने भारतीय सेना के एक लेफ्टिनेंट जनरल की बेटी को परेशान किया था। अध्याय 9, पिता का क्रोध। आराध्या के साथ फोन कॉल समाप्त होते ही पूर्वी कमान का मुख्यालय एक छेड़े हुए मधुमक्खी के छत्ते की तरह हो गया। सेना अस्पताल जाने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह ने कुछ आदेश दिए। उनकी आवाज स्टील की तरह ठंडी और दृढ़ थी। इंस्पेक्टर जनरल, जी सर। तुरंत गरुड़ बटालियन की 3 कंपनी की विशेष जांच शुरू करो। कंपनी कमांडर विक्रमजीत सिंह सोढ़ी सहित सभी सदस्यों से सूबेदार आराध्या सिंह से संबंधित सभी तथ्यों की जांच करो। कोई झूठ या तथ्यों को छिपाना नहीं चाहिए। बता दो कि अगर कांग्रेस में अलग 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 किसी ने सच्चाई को छिपाने या हेरफेर करने की कोशिश की तो चाहे उसका पद कुछ भी हो, उसे सैन्य कानून के अनुसार कड़ी सजा दी जाएगी। जी सर, आदेश का पालन होगा। सैन्य पुलिस के कमांडर, जी सर। जांच से सबूत इकट्ठा होते ही कैप्टन विक्रमजीत सिंह सोढ़ी को हिरासत में ले लो। किसी भी प्रतिरोध या अनुनय से मत डिगना। यह मेरी व्यक्तिगत भावना नहीं है, यह सैन्य अनुशासन को बनाए रखने और अधीनस्थों के खिलाफ अपराध करने वालों को दंडित करने के लिए सेना कमांडर का एक आधिकारिक आदेश है। जी सर, समझ गया। उनके आदेश तेज और सटीक थे। उन्होंने व्यक्तिगत गुस्से के कारण अपनी सूझबूझ नहीं खोई। उन्होंने सच्चाई को उजागर करने और सबसे कानूनी और संपूर्ण तरीके से सजा देने के लिए अपनी स्थिति और अधिकार का इस्तेमाल किया। हेलीकॉप्टर में अस्पताल जाते समय उन्होंने अपनी बेटी का इलाज करने वाले डॉक्टर को फोन किया और सभी चिकित्सा डेटा और निदान रिकॉर्ड एकत्र किए। जब उन्होंने पुष्टि की कि द्वितीयक सेरेब्रल पाल्सी का कारण क्रूर व्यवहार और निरंतर शारीरिक और मानसिक हिंसा थी, तो उन्होंने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी कसकर बंधी मुट्ठी कांप रही थी। अस्पताल पहुंचकर वह अपनी बेटी के कमरे के दरवाजे के सामने एक पल के लिए हिचकिचाए। एक सैनिक के रूप में अपने पूरे जीवन में
उन्होंने कई संकटों का सामना किया था, लेकिन उनका दिल कभी भी इतनी तेजी से और इतने डर से नहीं धड़का था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें लगभग विश्वास नहीं हुआ। बिस्तर पर बैठी उनकी बेटी का शरीर वह मजबूत और दृढ़ व्यक्तित्व नहीं था जिसे वह जानते थे। एक दुबला पतला शरीर, अपनी चमक खो चुकी आंखें, अनियंत्रित रूप से कांपते हाथ। उनका दिल टूट गया। आराध्या, उनकी पुकार ने उनकी बेटी को धीरे धीरे अपना सिर उठाने पर मजबूर कर दिया। अपने पिता को उमड़ते आंसुओं के पीछे देखकर आराध्या के चेहरे पर राहत और दुख का मिला जुला भाव था। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह अपनी बेटी के पास पहुंचे और उसके कांपते हुए हाथ को पकड़ लिया। अपनी बेटी के बर्फीले ठंडे हाथ को महसूस करते हुए वह अब अपने आंसू नहीं रोक सके। पिताजी देर से आए, मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, सच में मुझे माफ कर दो। GOC-INC का भव्य व्यक्तित्व गायब हो गया था। वहां केवल एक पिता था जिसका दिल अपनी घायल बेटी को देखकर टूट गया था। नहीं पिताजी, यह मेरी गलती है, मुझे आपको पहले बताना चाहिए था। पिता और बेटी लंबे समय तक चुप रहे, बस हाथ पकड़े और आंसू बहाते रहे। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह ने अपनी बेटी से पूरी कहानी सुनी। कैप्टन सोढ़ी के साथ अपमानजनक पहली मुलाकात से लेकर अन्यायपूर्ण आदेश, अदृश्य अलगाव, तूफानी बारिश में अभ्यास के दौरान हिंसा और बटालियन में माहौल जो केवल चुप रहा और सब कुछ होने दिया। हर कहानी उनके दिल में एक चाकू की तरह चुभ गई। सुनते समय उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू में रखा। अब गुस्सा करने का समय नहीं था, यह अपनी बेटी को शांत करने और अगले कदम की तैयारी करने का समय था। बस अब किसी भी चीज की चिंता मत करो, पिताजी सब कुछ संभाल लेंगे, तुम बस अपने ठीक होने पर ध्यान दो। उन्होंने धीरे से अपनी बेटी के सिर को सहलाया और उन्होंने संकल्प लिया, यह केवल कैप्टन सोढ़ी को दंडित करने से समाप्त नहीं होगा, वह इस अवसर का उपयोग सेना के भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार और बुरी प्रथाओं की जड़ों को उखाड़ने के लिए करेंगे। उन्होंने कसम खाई कि वह सब कुछ दांव पर लगा देंगे ताकि उनकी बेटी जैसा कोई और शिकार न हो। वह कमरे से बाहर आए और शांति से अपने निजी स्टाफ के प्रमुख को आदेश दिया, कल सुबह सूरज उगते ही हेलीकॉप्टर को गरुड़ बटालियन के बेस की ओर ले चलो। उस कमीने को मेरे सामने उसकी पूरी टुकड़ी के सामने लाओ। अगली सुबह गरुड़ बटालियन ने कुछ भी जाने बिना सामान्य रूप से सुबह का स्वागत किया। आराध्या के अस्पताल भेजे जाने के बाद कैप्टन विक्रमजीत सिंह सोढ़ी बहुत सहज महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनके रास्ते का कांटा हट गया था। उन्होंने इस भावना का आनंद लिया कि उनकी शक्ति कितनी मजबूत है। हालांकि उन्हें नहीं पता था, उनके पापों का हिसाब मांगने वाला एक भयंकर तूफान ठीक उनके सिर पर था। बटालियन में वह शांतिपूर्ण सुबह उस आने वाले न्याय के तूफान से पहले की खामोशी थी। अध्याय 10, परेड ग्राउंड पर न्याय। सुबह 5:30 बजे गरुड़ बटालियन में सुबह उठने का बिगुल हमेशा की तरह बजा। सैनिक अपनी नींद भरी आंखों को मलते हुए बिस्तर से उठे। अधिकारी सुबह की परेड की तैयारी में व्यस्त थे। कैप्टन विक्रमजीत सिंह सोढ़ी भी अपने क्वार्टर में नहाकर वर्दी पहन रहे थे। वह आईने में अपनी छव्वे पर संतुष्टि से मुस्कुराए, यहां तक कि गुनगुना भी रहे थे। आराध्या नामक उपद्रवी के बिना बटालियन उनके पूर्ण नियंत्रण में महसूस हो रही थी। तभी धड़ 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 एक आवाज जो पहले दूर लग रही थी एक पल में पास आ गई और बैरक की खिड़कियों को कंपा दिया। जमीन में हल्की कंपन महसूस हुई। यह किसी साधारण हेलीकॉप्टर की आवाज नहीं थी, यह एक भारी और खतरनाक गड़गड़ाहट थी, मानो पूरे पहाड़ों को हिला रही हो। बटालियन में सभी गतिविधियां तुरंत रुक गईं। वह क्या आवाज है? कैप्टन सोढ़ी ने खिड़की से बाहर देखा और उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। भोर के अभी भी नीले आसमान की पृष्ठभूमि में एक विशाल काला साया बटालियन की ओर उतर रहा था। एक HIL ध्रुव MK-IV, जिसके शरीर पर 3 चांदी के सितारे स्पष्ट रूप से उकेरे हुए थे। GOC-INC का कमांड हेलीकॉप्टर। उनका दिमाग सफेद हो गया। बिना किसी सूचना के GOC-INC का दौरा और सीधे उनकी बटालियन के परेड ग्राउंड में उतरना कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक बुरे पूर्वाभास ने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। परेड ग्राउंड पर स्थिति पहले से ही अराजक थी। बटालियन कमांडर और सूबेदार मेजर गार्ड पोस्ट से रिपोर्ट मिलने के बाद बेतहाशा दौड़ रहे थे। बैरकों से बाहर निकले सैनिक केवल खुले मुंह से दूर से यह दृश्य देख सकते थे।
हेलीकॉप्टर मैदान के बीच में उतरा, जिससे धूल का तूफान उठा। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला और लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह प्रकट हुए। उनके पीछे पूरी तरह से सशस्त्र सैन्य पुलिस के जवान कठोर चेहरों के साथ उतरे। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह का चेहरा एक पत्थर की तरह भावहीन था, लेकिन उनकी आंखों से एक ठंडी आग निकल रही थी जो किसी को भी जमा सकती थी। उतरते ही बिना चारों ओर देखे उन्होंने हांफते हुए दौड़ते हुए आए को से एक धीमी लेकिन शक्तिशाली आवाज में पूछा, 3 कंपनी का कमांडर कैप्टन विक्रमजीत सिंह सोढ़ी कहां है? उनका पहला सवाल सुनकर को लगा कि उनका दिल धड़कना बंद हो गया है। सेना कमांडर इस बटालियन में आए और सीधे 3 कंपनी के कमांडर की तलाश की। उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है। वहां उस बैरक में जनरल साहब, मैं उसे तुरंत बुलाऊंगा। उस समय कैप्टन विक्रमजीत सिंह सोढ़ी मैदान की ओर पूरी ताकत से दौड़ रहे थे। क्यों? सेना कमांडर मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? उनका दिमाग सवालों से भरा था। क्या यह पिछले अभ्यास के अच्छे परिणामों के कारण हो सकता है? वह मुझे पुरस्कृत करना चाहते हैं? या कहीं यह आराध्या के मामले के कारण तो नहीं है? नहीं, यह असंभव है। यह असंभव है कि एक सेना कमांडर केवल एक सूबेदार के घायल होने के कारण खुद कार्रवाई करे। उन्होंने अपनी बेचैनी को दूर करने की कोशिश की। मैदान पर पहुंचकर वह लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह के सामने खड़े हुए और सलाम किया। जी, 3 कंपनी का कमांडर कैप्टन विक्रमजीत सिंह सोढ़ी रिपोर्ट करता है। जय हिंद जनरल साहब। मतलब 2 होगा, शो होगा। उनकी आवाज कांप रही थी। उनका सामान्य अधिकार खो गया था। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह ने उनके सलाम का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह धीरे धीरे उनके करीब आए। सभी सैनिकों ने सांस रोककर उस दृश्य को देखा। मैदान में केवल जनरल के जूतों की जमीन पर पड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। अंत में कैप्टन सोढ़ी की नाक के ठीक सामने खड़े होकर लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह ने सीधे उनकी आंखों में देखा और अपना मुंह खोला। अब मुझे एक एक करके बताओ, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? मेरी बेटी। उस एक शब्द ने कैप्टन विक्रमजीत सिंह सोढ़ी की दुनिया को ध्वस्त कर दिया। उनके दिमाग की सभी पहेलियां एक साथ जुड़ गईं। सूबेदार आराध्या सिंह, वह पृष्ठभूमि जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से छुपाया था, उनकी दृढ़ और कभी न झुकने वाली नजरों के पीछे का कारण, सब कुछ एक शब्द से स्पष्ट हो गया। सेना कमांडर की बेटी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जिस पर अत्याचार किया और अपमानित किया, वह कोई साधारण महिला जेसीओ नहीं थी। वह एक मूर्ख लकड़बग्घा थे जिसने एक बाघ की आंख में उंगली डाल दी थी। उनके पैर कांपने लगे। उनका चेहरा बिना खून की एक बूंद के पीला पड़ गया था। सब खत्म हो गया। वह शब्द उनके सिर में गूंज रहा था। मैदान में जमा हुए सभी सैनिक भी हैरान थे। फुसफुसाहट एक लहर की तरह फैल गई। सूबेदार आराध्या सेना कमांडर की बेटी हैं और कैप्टन सोढ़ी द्वारा उनके साथ किए गए सभी क्रूर व्यवहार उनके दिमाग में एक बिजली की तरह कौंध गए। अब वे सब कुछ समझ करेंगे गए थे और साथ ही वे उस भाग्य का अनुमान लगा सकते थे जो कैप्टन सोढ़ी का इंतजार कर रहा था। न्याय का हेलीकॉप्टर मैदान में चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसका काला शरीर एक विशाल गिलोटिन जैसा लग रहा था। एक अभिमानी अधिकारी के सैन्य करियर और शायद पूरे जीवन को समाप्त करने वाली न्याय की तलवार अभी अभी उसकी गर्दन पर रखी गई थी। अध्याय 11, झूठे वज्र का पतन। बेटी, माफ कीजिए जनरल साहब, मैं आपका मतलब नहीं समझ पाया। कैप्टन विक्रमजीत सिंह सोढ़ी ने अपना अंतिम प्रतिरोध करने की कोशिश की। पीले पड़े चेहरे और कांपते शरीर के साथ उन्होंने वास्तविकता को नकारने का प्रयास किया। हालांकि उनकी आवाज एक डूबते हुए व्यक्ति की चीख की तरह खोखली लग रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह उनकी दलील सुनकर हंसे। नहीं समझे? तुम मेरी इकलौती बेटी को नहीं समझे? सूबेदार आराध्या सिंह, जिसे तुमने कीचड़ में डुबोया और बीमार होने का नाटक करने का आरोप लगाया, जिसे तुमने कमजोर औरत कहकर अपमानित किया और जिसकी मानसिक कमजोरी का तुमने मजाक उड़ाया। जब लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह ने सीधे सूबेदार आराध्या सिंह का नाम लिया तो कैप्टन सोढ़ी की आखिरी उम्मीद भी चकनाचूर हो गई। वह लड़खड़ा गए जैसे कि वहीं गिर पड़ेंगे। तुम यह वर्दी पहनने के लायक नहीं हो। तुम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह की आवाज में गुस्से से परे का अपमान भरा था। उन्होंने सोढ़ी के कंधे पर लगे कैप्टन के पद को थपथपाया।
तुम सोचते हो कि यह पद तुमने अपनी मेहनत से हासिल किया है। देश द्वारा तुम्हें दिए गए एक कमांडर के अधिकार का तुमने अपनी व्यक्तिगत भावनाओं के लिए, अपने अधीनस्थों को प्रताड़ित करने और परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया। यह इकाई के साथ विश्वासघात है और देश के साथ विश्वासघात है। उनकी डांट पूरे मैदान में गूंज गई। सभी सैनिकों ने अपना सिर झुका लिया। उन्हें लगा कि कैप्टन सोढ़ी के क्रूर व्यवहार को जानते हुए भी चुप रहने की उनकी कायरता भी निंदनीय है। सैन्य पुलिस के कमांडर, इंतजार क्या कर रहे हो? लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह ने पीछे मुड़कर चिल्लाया, इस आदमी का पद फाड़ दो और इसे अभी गिरफ्तार करो। इस क्षण से विक्रमजीत सिंह सोढ़ी भारतीय सेना का कैप्टन नहीं है। वह केवल एक अपराधी है जिसने सेना के सम्मान को कलंकित किया है। जी सर। सैन्य पुलिस कमांडर के बुलंद जवाब के साथ दो सशस्त्र सांसद कैप्टन सोढ़ी की ओर भागे। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने उसकी दोनों बाहों को उसकी पीठ के पीछे मोड़ दिया। नहीं, मुझे छोड़ दो जनरल साहब, मैं गलत था। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। कृपया मुझे इस एक बार माफ कर दें जनरल साहब। कैप्टन सोढ़ी आखिरकार होश में आए और कायरतापूर्वक भीख मांगने लगे। उनका अभिमानी और घमंडी व्यक्तित्व गायब हो गया था। वह चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़े और लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह के जूते गले लगाने की कोशिश की। माफी? तुमने मेरी बेटी का जीवन नष्ट कर दिया, उसके सपनों को कुचल दिया और अब तुम माफी मांग रहे हो? लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह ने ठंडेपन से उनके हाथ को लात मारी। तुम माफी के नहीं बल्कि कानून के न्याय के पात्र हो। इसे ले जाओ। सांसदों ने उनका मुंह बंद कर दिया और उन्हें घसीटना शुरू कर दिया। वह एक जंगली जानवर की तरह छटपटा रहे थे, लेकिन उनकी पकड़ से नहीं छूट सके। एक सांसद ने बेरहमी से उनके कंधे से कैप्टन का पद फाड़ दिया। विक्रमजीत एस सोढ़ी लिखा हुआ नेम प्लेट भी जमीन पर गिर गया। उनका सम्मान और गौरव, जिसे वह कभी स्टील की तरह कठोर दिखाना चाहते थे, अब परेड ग्राउंड की कीचड़ में चकनाचूर हो गया था। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह ने सोढ़ी की घसीटती हुई पीठ को ठंडेपन से देखा, फिर कतार में खड़े सभी सैनिकों की ओर मुड़े। सब सुनो। उनकी आवाज में दुख और गुस्सा मिला हुआ था। आज मैं यहां सिर्फ एक सेना कमांडर के रूप में नहीं, बल्कि एक पिता के रूप में भी खड़ा हूं। मेरी बेटी ने अपनी पृष्ठभूमि छिपाई और केवल अपनी ताकत से एक महान सैनिक बनना चाहती थी, लेकिन यह बटालियन और तुम सब उसकी रक्षा करने में असफल रहे। एक कमांडर के क्रूर व्यवहार के सामने तुम सब बस चुप रहे और इसे होने दिया। उनकी नजर को सूबेदार मेजर से लेकर 3 कंपनी के अधिकारियों और सैनिकों तक गई। किसी ने भी अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। उदासीनता भी एक अपराध है। अन्याय के प्रति आंखें मूंद लेना कायरतापूर्ण कार्य है और एक सैनिक के रूप में कर्तव्य की अवहेलना है। मैं न केवल उस व्यक्ति से जवाबदेही की मांग करूंगा जिसे अभी अभी घसीट कर ले जाया गया है, बल्कि इस मामले में शामिल सभी पक्षों से भी। आज से गरुड़ बटालियन को इकाई के निलंबन के स्तर पर निरीक्षण और जांच से गुजरना होगा। तैयार रहो। उनकी घोषणा मौत की सजा की तरह थी। पूरी बटालियन डर से भर गई। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह ने और कुछ नहीं कहा। वह मुड़े और वापस हेलीकॉप्टर की ओर चल दिए। उनकी पीठ एक विशाल पर्वत की तरह भारी और उदास लग रही थी। हेलीकॉप्टर ने फिर से गड़गड़ाहट की और आसमान में उड़ गया। पीछे छूटे गरुड़ बटालियन के परेड ग्राउंड पर केवल एक ठंडी खामोशी और निराशा की हवा थी। उस सुबह जो कुछ भी स्टील की तरह कठोर लग रहा था, वह एक महिला के आंसुओं और एक पिता के गुस्से के सामने टुकड़ों में बिखर गया। अध्याय 12, सच्चाई का अनावरण। सेना कमांडर का हेलीकॉप्टर गायब होते ही निरीक्षणालय और सैन्य पुलिस के वाहन गरुड़ बटालियन में घुस गए। सभी अभ्यास और गतिविधियां रोक दी गईं और बाहरी दुनिया से संचार काट दिया गया। बटालियन अलगाव की स्थिति में प्रवेश कर गई। एक अभूतपूर्व पैमाने पर एक विशेष निरीक्षण शुरू हुआ। निरीक्षण की तलवार सबसे पहले कमांडरों पर गिरी। को सूबेदार मेजर और 3 कंपनी के सभी अधिकारियों को एक एक करके गहन पूछताछ के लिए बुलाया गया। क्या आप वास्तव में कैप्टन सोढ़ी के क्रूर व्यवहार के बारे में नहीं जानते थे? यदि जानते थे तो आपने इसे वरिष्ठों को क्यों नहीं बताया? सूबेदार आराध्या के बेहोश होने पर तत्काल निकासी की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? निरीक्षकों के तीखे सवालों के सामने अधिकारियों ने शुरू में टालमटोल करने या जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की। हालांकि सेना कमांडर की कड़ी चेतावनी सुनने के बाद उन्होंने आखिरकार एक एक करके बोलना शुरू कर दिया।
कैप्टन सोढ़ी का स्वभाव बहुत कठोर था। हम उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं करते थे। सूबेदार आराध्या हमेशा मजबूत दिखती थीं। हमने नहीं सोचा था कि उनकी हालत इतनी गंभीर होगी। हम बस बटालियन की अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहते थे ताकि यह मामला बाहर न फैले। उनके कायरतापूर्ण कारणों को सभी ने दर्ज किया। जांच की कुंजी 3 कंपनी के सैनिकों की गवाही थी। शुरू में वे प्रतिशोध से डरते थे और बोलने से हिचकिचाते थे, लेकिन जब निरीक्षकों ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी पहचान सुरक्षित रखी जाएगी और ईमानदारी से बोलना सूबेदार आराध्या की मदद करने का एक तरीका है, तो उन्होंने आखिरकार अपने मुंह खोले जो इतने समय से बंद थे। एक सैनिक की गवाही ने चुप्पी तोड़ी। कैप्टन सोढ़ी शुरू से ही आराध्यादि से नफरत करते थे। वह हमेशा उन्हें नीचा दिखाते थे क्योंकि वह एक महिला थीं और हम सबके सामने उनका अपमान करते थे। उसके बाद अन्य गवाहियां बाढ़ के पानी की तरह बहने लगीं। वह अक्सर असंभव आदेश देते थे और उन्हें सोने नहीं देते थे। रात्रि भोज में उन्होंने उन्हें शराब पीने के लिए मजबूर किया। हमें उनसे बात करने से मना किया गया था। अगर पकड़े जाते तो हमें सजा मिलती। हम वास्तव में माफी मांगते हैं। सबसे महत्वपूर्ण गवाही तूफानी बारिश में अभ्यास के बारे में थी। उस दिन सूबेदार साहिबा की हालत स्पष्ट रूप से ठीक नहीं थी, लेकिन कैप्टन सोढ़ी ने फिर भी उन्हें अभ्यास में भाग लेने के लिए मजबूर किया। जब वह गिर गईं, तो कैप्टन ने उन पर नखरे करने का आरोप लगाया। वह अभ्यास नहीं था, वह यातना थी। मैंने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने उनके बाल खींचे और उनका चेहरा कीचड़ में डुबो दिया। एक सैनिक ने तो अपने फोन से एक वीडियो भी दिया जिसे उसने चुपके से रिकॉर्ड किया था। उस वीडियो में कैप्टन सोढ़ी को आराध्या के साथ दुर्व्यवहार करते हुए स्पष्ट रूप से दिखाया गया था। ये एक ऐसा अपराध का सबूत था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। सभी गवाहियों और सबूतों ने एक ही सच्चाई की ओर इशारा किया। यह केवल अनुशासन के उल्लंघन का मामला नहीं था। यह एक कमांडर द्वारा अपने अधीनस्थों के खिलाफ अपनी शक्ति का उपयोग करके लंबे समय तक किया गया एक घिनौना और योजनाबद्ध अपराध था। सच्चाई का बोझ बहुत भारी था। वे सभी सदस्य जो अब तक चुप थे और इसे होने दिया, उन्हें एहसास हुआ कि उनके कार्यों के कितने भयानक परिणाम हुए और वे गहरे अपराधबोध से भर गए। खासकर उन सैनिकों ने जो आराध्या की प्रशंसा करते थे। वे रोए क्योंकि उन्हें लगा कि वे उसकी रक्षा करने में असफल रहे। जांच कैप्टन सोढ़ी के व्यक्तिगत मुद्दे से बढ़कर पूरी बटालियन की प्रणालीगत समस्या बन गई। कमांडर के मनमानेपन की निगरानी करने में विफल कमांड की श्रृंखला, अधीनस्थों की शिकायतों को नजरअंदाज करने वाली परामर्श प्रणाली, उपलब्धि पर जुनूनी और मानवाधिकारों को नजरअंदाज करने वाली इकाई की संस्कृति गरुड़ बटालियन के सभी फोड़े सतह पर आ गए। कई दिनों की गहन जांच के बाद निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई। सैकड़ों पन्नों की रिपोर्ट में कैप्टन सोढ़ी के अपराध के तथ्यों, बटालियन में समस्याओं और संबंधित पक्षों की जिम्मेदारियों का विस्तृत विवरण था। यह रिपोर्ट लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह के माध्यम से सीधे रक्षा मंत्री और सेना अध्यक्ष को सौंपी गई। स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए सैन्य के शीर्ष अधिकारी स्तब्ध थे। यह अब एक बटालियन का मामला नहीं था, बल्कि एक बड़ी घटना थी जो पूरे सैन्य संस्थान में जनता के विश्वास को हिला सकती थी। सच्चाई को अब और नहीं छिपाया जा सकता था। इसका बोझ इसमें शामिल सभी पक्षों पर दबाव डालने लगा और जल्द ही एक बड़े मुकदमे का पर्दा उठा जो पूरे भारत को हिला देगा। अध्याय 13। अस्पताल के बिस्तर के पास एक वादा। विशेष निरीक्षण के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह ने अपने सभी कर्तव्यों को अपने डिप्टी को सौंप दिया और अपनी बेटी के साथ रहे। हर दिन वह अस्पताल आते, खाना तैयार करते और पुनर्वास में उनका साथ देते। अपनी बेटी के सामने उन्होंने एक मजबूत और दृढ़ पक्ष दिखाने की पूरी कोशिश की। हालांकि जब भी वह अपनी बेटी को दर्द से संघर्ष करते देखते तो उनका दिल टूट जाता। उनकी बेटी, जो कभी परेड ग्राउंड पर भव्य दिखती थीं, अब समानांतर बारों को पकड़कर खड़े होने में भी कठिनाई महसूस कर रही थीं। कुछ कदम चलने के बाद अपनी बेटी को गिरते और दुखी होकर रोते देखकर उन्हें अपने आंसू रोकने के लिए अपने होंठ काटने पड़ते। एक रात आराध्या, जिसे वह सोता हुआ समझ रहे थे, ने उन्हें धीमी आवाज में बुलाया। पिताजी। हाँ आराध्या, तुम जाग गईं। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपके अच्छे नाम पर धब्बा लगा दिया। अपनी बेटी की बातें सुनकर लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह का दिल टूट गया।
उन्होंने अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, ऐसा मत कहो, धब्बा नहीं। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। किसी भी पृष्ठभूमि पर निर्भर हुए बिना अपना रास्ता खुद बनाने का तुम्हारा साहस किसी भी सितारे से ज्यादा चमकदार और गर्व करने वाला है। लेकिन मैं असफल रही पिताजी। अंत में मैंने आपकी मदद मांगी। मैं एक कमजोर सैनिक हूं। नहीं, तुम सबसे मजबूत सैनिक हो। तुमने अंत तक टिकने की कोशिश की, लेकिन तुमने जिसका सामना किया वह एक सैनिक नहीं बल्कि एक कायर अपराधी था। कितना भी मजबूत स्टील क्यों ना हो, अगर उसे लगातार आग की भट्टी में तपाया जाए तो एक दिन वह टूट जाएगा। यह इसलिए नहीं है कि स्टील कमजोर है, बल्कि इसलिए कि आग बहुत गर्म है। यह तुम्हारी गलती नहीं है। कभी भी खुद को दोष मत दो। अपने पिता के गर्मजोशी भरे सांत्वना को सुनकर आराध्या ने अपने रुके हुए आंसू बहा दिए। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह ने अपनी बेटी को धीरे से गले लगा लिया। उनकी आंखों से भी गर्म आंसू बह निकले, जो उनकी बेटी की दुबली पीठ को भिगो रहे थे। एक सैनिक के रूप में अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी भी किसी के सामने अपनी कमजोर पक्ष नहीं दिखाई थी, लेकिन अब वह एक सेना कमांडर नहीं थे। वह केवल एक पिता थे जो अपनी पीड़ित बेटी के सामने टूट गए थे। पिताजी सब कुछ ठीक कर देंगे। तुमने जो भी दुख झेला है, तुमने जो भी आंसू बहाए हैं, पिताजी उसका कई गुना बदला लेंगे। और ताकि इस देश में कोई और सैनिक तुम्हारी तरह का दुख न झेले, पिताजी लड़ने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे। उन्होंने अपनी बेटी के कान में धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में फुसफुसाया। कुछ दिनों बाद वह निरीक्षण रिपोर्ट लेकर अपनी बेटी से फिर मिलने आए। आराध्या, सच्चाई सामने आ गई है। अब न्याय का समय है। उन्होंने अपनी बेटी को रिपोर्ट की सामग्री समझाई, सोढ़ी के अपराध के सभी तथ्य, और उसे अदालत में लाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। एक सैन्य अदालत आयोजित की जाएगी। सोढ़ी पर सभी संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। हत्या का प्रयास, अधिकार का दुरुपयोग, हमला, हिंसा और अपमान, ताकि उसे सबसे कड़ी सजा मिले। वह एक पल के लिए रुके और अपनी बेटी की आंखों में देखा। मुकदमे के दौरान तुम्हें शायद एक गवाह बनना होगा। यह बहुत कठिन होगा, लेकिन क्या तुम इसे सह सकती हो? तुम्हें उन सभी चीजों को फिर से याद करना होगा जिनसे तुम गुजरी हो। यह एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया होगी। आराध्या ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखों में अब निराशा की कोई झलक नहीं थी। अपने पिता के आंसुओं और प्यार के बीच उन्होंने फिर से उठने का साहस पा लिया था। मैं कर सकती हूं पिताजी? नहीं, मुझे यह करना ही होगा। अपने लिए और मेरे जैसे अन्य पीड़ितों के लिए मैं अब और नहीं भागूंगी। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें संकल्प स्टील की तरह कठोर था। वह अब पीड़ित नहीं थी। वह एक योद्धा थीं जो सच्चाई को उजागर करने और न्याय स्थापित करने के लिए लड़ रही थीं। जिस सैनिक सम्मान को कुचल दिया गया था, उसे उन्होंने अपने हाथों से वापस पाने का फैसला किया था। पिता और बेटी ने एक दूसरे को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। यह उन लोगों की मुस्कान थी जिन्होंने आखिरकार एक लंबी और अंधेरी सुरंग के अंत में प्रकाश की एक किरण पाई थी। न्याय का समय आ गया था और वे एक साथ लड़ने के लिए तैयार थे। अध्याय 14, जनमत का तूफान। सूबेदार आराध्या सिंह का मामला सेना के आंतरिक दायरे में ही नहीं रुका। एक समाचार माध्यम ने इसे विशेष रूप से रिपोर्ट किया और पूरा भारत स्तब्ध रह गया। विशेष सेवारत जनरल की बेटी को बैरक में प्रताड़ित किया गया। सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित जनता हैरान थी। खबर का असर जबरदस्त था। जनरल की बेटी का सनसनीखेज तत्व और प्रताड़ना के कारण सेरेब्रल पाल्सी के चौंकाने वाले तथ्य ने जनमत को उबाल दिया। ऑनलाइन समाचार पोर्टल तुरंत संबंधित लेखों से भर गए और टिप्पणी अनुभाग गुस्से और निंदा की आवाजों से भर गए। यह 21वीं सदी की भारतीय सेना है। कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ इतनी क्रूरता कैसे कर सकता है? अगर एक जनरल की बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, तो बिना किसी कनेक्शन वाले एक साधारण सैनिक का क्या होता होगा? पूरे सैन्य संस्थान को पूरी तरह से सुधारा जाना चाहिए। अपराधी की पहचान उजागर करो, उस पर नागरिक अदालत में हत्या के प्रयास का मुकदमा चलाओ। जनता का गुस्सा Change.org पर एक ऑनलाइन याचिका में बदल गया। उत्पीड़क कैप्टन विक्रमजीत सिंह सोढ़ी को कड़ी सजा दो। सेना में हिंसा की प्रथाओं को खत्म करने के लिए विशेष कानून पारित करो। को केवल कुछ ही दिनों में 500 से अधिक हस्ताक्षर मिले। राजनीतिक दुनिया भी हरकत में आई। संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने एक आपातकालीन सुनवाई की,
जिसमें रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष को बुलाया गया। समिति के सदस्यों के सवालों की बौछार उन पर हुई। यह कैसे हो सकता है? हमने नहीं सोचा था कि सैन्य अनुशासन इतना खराब हो गया है। सेनाध्यक्ष इस घटना के लिए कैसे जिम्मेदार होंगे? यह एक अपराधी को दंडित करने और फिर खत्म करने का मामला नहीं है। रक्षा मंत्री ने अपना सिर झुकाया, माफी मांगी और हड्डी काटने के संकल्प के साथ सेना में सुधार का वादा किया। सेनाध्यक्ष ने कहा कि वह एक तथ्य खोज टीम बनाएंगे और इसी तरह की घटनाओं को रोकने के उपायों की शुरुआत से समीक्षा करेंगे। इस मामले ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान भी आकर्षित किया। विदेशी मीडिया ने भारतीय सेना के भीतर पिछड़े मानवाधिकारों के मुद्दे पर प्रकाश डाला और आलोचनात्मक लेख जारी किए। सेना की छवि सबसे निचले स्तर पर आ गई। इन सब के केंद्र में लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह थे। कुछ पक्षों ने उन पर व्यक्तिगत बदला लेने के लिए एक सेना कमांडर के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए आलोचना की। हालांकि मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने दृढ़ता से अपनी स्थिति स्पष्ट की। मेरी बेटी के पिता के रूप में मैं गुस्से में और दुखी हूं, लेकिन भारतीय सेना के एक जनरल के रूप में मैं इस मामले को पेशेवर रूप से संभाल रहा हूं। यह व्यक्तिगत बदला नहीं है। यह सेना के शरीर में सड़ रहे फोड़े को उठाने और यह सुनिश्चित करने का एक सार्वजनिक कर्तव्य है कि मेरी बेटी जैसा कोई और शिकार न हो। मैं सच्चाई को उजागर करने और न्याय स्थापित करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। उनकी ईमानदार अपील को जनता का समर्थन मिला। वह अब केवल एक पीड़ित के पिता नहीं थे, बल्कि सैन्य सुधार का नेतृत्व करने वाले एक प्रतीकात्मक व्यक्ति बन गए। इस बीच अपने कमरे में आराध्या ने समाचारों के माध्यम से खुद को दुनिया को हिलाते हुए देखा। शुरू में उन्हें इस बात का अपराध बोध महसूस हुआ कि उनके पिता भी इस समस्या में घसीटे गए। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि यह अब केवल उनकी लड़ाई नहीं थी। कई लोगों से समर्थन के संदेश आए। उन अन्य पीड़ितों से बहादुर स्वीकारोक्तियां सामने आने लगीं जिन्होंने इसी तरह की पीड़ा का अनुभव किया था। उनकी कहानी एक उत्प्रेरक बन गई जिसने उन आवाजों को सतह पर ला दिया जो अब तक चुप थीं। उन्हें अब शर्म या छिपने की इच्छा महसूस नहीं हुई। यदि उनकी पीड़ा एक बेहतर दुनिया बनाने में थोड़ा योगदान दे सकती है तो वह इसके केंद्र में खड़े होने को तैयार थीं। उजागर हुई सच्चाई वास्तव में बुरी और दर्दनाक थी, लेकिन साथ ही यह बदलाव की शुरुआत का संकेत भी थी। एक व्यक्ति की त्रासदी अब पूरे समाज के लिए एक भारी गृह कार्य बन गई थी और उस गृह कार्य का पहला अध्याय सैन्य अदालत का मुकदमा था जो जल्द ही आयोजित होने वाला था। अध्याय 15 अदालत कक्ष में गवाही। जिस दिन सैन्य अदालत का मुकदमा आयोजित किया गया, अदालत के आसपास का क्षेत्र पत्रकारों और गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं से भरा हुआ था। पूरे देश का ध्यान उस मुकदमे पर था जो भारतीय सेना का असली चेहरा खोलेगा। कटघरे में विक्रमजीत सिंह सोढ़ी का रूप बहुत दयनीय लग रहा था। कभी के भव्य कैप्टन का व्यक्तित्व गायब हो गया था। केवल एक कैदी की वर्दी पहने एक बीमार व्यक्ति बचा था जो अपना सिर गहराई से झुकाए हुए था। उसके वकील ने इस आधार पर सजा में नरमी की गुहार लगाई कि सोढ़ी की हरकतें प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में सहज थीं, जिसमें प्रताड़ित करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि सैन्य अभियोजक द्वारा पेश किए गए सबूतों के सामने उसके तर्क ने अपनी ताकत खो दी। गवाह के कटघरे में गरुड़ बटालियन के सैनिकों और अधिकारियों ने बारी बारी से गवाही दी। वे अब चुप नहीं थे। उन्होंने तूफान के बीच अभ्यास के दौरान हुई सभी हिंसा, अपमान, अन्यायपूर्ण आदेशों और प्रताड़ना के बारे में स्पष्ट रूप से गवाही दी। विशेष रूप से जब फोन से प्रताड़ना का वीडियो अदालत कक्ष में चलाया गया तो दर्शकों की सीटों से डरावनी आहें सुनाई दी। मुकदमे का चरम बिंदु पीड़ित सूबेदार आराध्या सिंह की गवाही थी। जब उन्होंने व्हील चेयर का उपयोग करते हुए गवाह के कटघरे की ओर रुख किया तो अदालत कक्ष शांत हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह सबसे आगे की पंक्ति में बैठे थे, अपनी मुट्ठी कसकर पकड़े हुए अपनी बेटी को देख रहे थे। सैन्य अभियोजक ने सवाल शुरू किए। गवाह, आपने प्रतिवादी विक्रमजीत सिंह सोढ़ी से किस तरह का क्रूर व्यवहार अनुभव किया? कांपती हुई लेकिन शांत और स्पष्ट आवाज में आराध्या ने वह सब कुछ बताना शुरू कर दिया जो उन्होंने अनुभव किया था। प्रतिवादी ने शुरू से ही मुझे नीचा दिखाया और मेरा अपमान किया क्योंकि मैं एक महिला थी। वह लगातार कहते रहे,
एक महिला क्या जानती है, या तुम्हारी सैनिक भावना कम है? मेरे आत्मसम्मान को कुचलते हुए उन्होंने मुझे अलग थलग कर दिया। उन्होंने अन्य साथियों को मुझसे बात करने से मना किया और मुझे महत्वपूर्ण बैठकों से बाहर रखा। मैं उस बटालियन में एक भूत की तरह थी। उन्होंने मुझे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। उन्होंने मुझे तूफानी बारिश में अभ्यास करने के लिए मजबूर किया, और जब मैं घायल हो गई तो उन्होंने मुझ पर नखरे करने का आरोप लगाया और सभी के सामने उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। उन्होंने मेरे बाल खींचे और मेरा चेहरा कीचड़ में डुबो दिया। जैसे जैसे उनकी गवाही आगे बढ़ी, अदालत कक्ष गुस्से और दुख से भर गया। उन्होंने अपने जीवन के सबसे शर्मनाक और दर्दनाक क्षणों को दृढ़ता से बताया। यह केवल पीड़ा के तथ्यों की एक सूची नहीं थी, यह एक कुचले हुए सैनिक के सम्मान को वापस पाने के लिए एक हताश चीख थी। सोढ़ी के वकील ने जिरह शुरू की। गवाह, क्या आपको नहीं लगता कि प्रतिवादी की हरकतें एक मजबूत सैनिक बनाने के लिए एक चाबुक के रूप में प्रशिक्षण का हिस्सा हो सकती हैं? वकील के बोलने से पहले ही आराध्या ने उसे बीच में ही रोक दिया। नहीं। उन्होंने व्हीलचेयर में अपना शरीर सीधा किया और कटघरे में सोढ़ी की ओर तीखी नजरों से देखा, फिर चिल्लाईं। वह प्रशिक्षण नहीं था, वह एक इंसान की आत्मा को नष्ट करने के लिए स्पष्ट रूप से प्रताड़ना, हिंसा और एक अपराध था। सच्ची सैनिक भावना अधीनस्थों की गरिमा का सम्मान करने और एक साथ बढ़ने से आती है। कमजोरों पर अत्याचार करने के लिए शक्ति का उपयोग करना सैनिक भावना नहीं है, बल्कि सबसे कायरतापूर्ण हिंसा है। उनकी पुकार पूरे अदालत कक्ष में गूंज गई। दर्शकों की सीटों से तालियां बज उठीं। सोढ़ी ने उनकी नजरों से बचते हुए अपना सिर और भी नीचे झुका लिया। समापन के रूप में आराध्या ने न्यायाधीशों से अनुरोध किया, माननीय न्यायाधीश महोदय, मैंने अपना सपना खो दिया है। एक सैनिक के रूप में जिस रास्ते पर मैं अपना पूरा जीवन समर्पित करना चाहती थी, उस पर मैं अब और नहीं चल सकती। लेकिन मैं आज यहां व्यक्तिगत बदला लेने के लिए नहीं खड़ी हूं। मैं इस उम्मीद के साथ खड़ी हूं कि मेरे जैसा कोई और पीड़ित न हो। कृपया प्रतिवादी को उचित सजा दें, ताकि इस देश के सभी सैनिक एक दूसरे का सम्मान करने और मानवाधिकारों की गारंटी देने वाले वातावरण में सम्मान के साथ सेवा कर सकें। अपनी गवाही पूरी करने के बाद वह चुपचाप रोईं। वे अब निराशा के आंसू नहीं थे, वे एक सच्चाई के योद्धा के गर्म और पवित्र आंसू थे। उस दिन न्याय की अदालत न केवल एक अपराधी का न्याय करने का स्थान बनी, बल्कि एक ऐतिहासिक मंच बन गई, जिसने उस दिशा पर सवाल उठाया जिस पर भारतीय सेना को चलना चाहिए। अध्याय 16, न्याय का हथौड़ा और सुधार की शुरुआत। लंबे मुकदमे के बाद फैसले का दिन आखिरकार आ ही गया। अदालत कक्ष एक बार फिर बहुत से लोगों के ध्यान के नीचे तनाव से भरा हुआ था। मुख्य न्यायाधीश ने गंभीर आवाज में फैसला पढ़ना शुरू किया। प्रतिवादी विक्रमजीत सिंह सोढ़ी, भारतीय सेना के पूर्व कैप्टन। न्यायाधीशों की पीठ ने प्रतिवादी को अपने अधीनस्थ पीड़ित सूबेदार आराध्या सिंह के खिलाफ निरंतर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना करने के लिए एक कमांडर के रूप में अपने वरिष्ठ पद का दुरुपयोग करने का वैध और निर्णायक रूप से दोषी पाया है। प्रतिवादी की हरकतें एक स्पष्ट आपराधिक कृत्य हैं और इसे प्रशिक्षण की आड़ में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस कृत्य ने न केवल पीड़ित को स्थायी शारीरिक क्षति पहुंचाई है, बल्कि मानव गरिमा और सैन्य संस्थान के सम्मान को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। मुख्य न्यायाधीश एक पल के लिए रुके और सोढ़ी की ओर ठंडेपन से देखा। इसके अलावा प्रतिवादी ने अपने कृत्यों के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया है। इसके विपरीत मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति रही है, इसलिए बदलने के लिए कोई सद्भावना नहीं देखी गई है। इसीलिए न्यायाधीशों की पीठ एक भारी सजा देने और उसे लंबे समय तक समाज से अलग थलग करने की आवश्यकता समझती है। सभी ने अपनी सांस रोक ली। अंत में न्यायाधीश का न्याय का हथौड़ा गिरा। अदालत प्रतिवादी विक्रमजीत सिंह सोढ़ी को 15 साल के कारावास की सजा सुनाती है। इसके अलावा प्रतिवादी के सैन्य पेंशन प्राप्त करने के अधिकार को रद्द करती है और उसे 10 साल के लिए सार्वजनिक पद पर रहने से प्रतिबंधित करती है। 15 साल की कैद, यह सैन्य अदालत में प्रताड़ना के मामले में दी जा सकने वाली अधिकतम सजा थी। फैसला सुनाए जाने पर सोढ़ी अपनी कुर्सी पर कमजोर होकर बैठ गए। क्यों? मैं क्यों? वह एक भ्रमित व्यक्ति की तरह बड़बड़ाए।
दर्शकों की सीटों से राहत की आहें और तालियां सुनाई दी। आराध्या और लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। लंबी लड़ाई खत्म हो गई थी। मुकदमा सोढ़ी की व्यक्तिगत सजा पर ही नहीं रुका। यह मामला सेना के भीतर बड़े पैमाने पर सुधारों का उत्प्रेरक बन गया। गरुड़ बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर को लापरवाही के लिए उनके पद से हटा दिया गया। सोढ़ी की हरकतों को अनदेखा करने वाले अन्य अधिकारियों को भी निलंबन और पदोन्नति में देरी जैसी कड़ी सजा दी गई। विशेष रूप से सैन्य चिकित्सक से रेफरल के अनुरोध को नजरअंदाज करने की कार्रवाई की कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में आगे जांच की गई। रक्षा मंत्रालय ने सैन्य संस्कृति सुधार और सैनिक मानवाधिकार संरक्षण समिति का गठन किया। समिति ने निम्नलिखित सुधार पैकेज की घोषणा की। कमांडर मूल्यांकन प्रणाली में सुधार। मूल्यांकन न केवल युद्धक क्षमता पर आधारित होगा, बल्कि अधीनस्थों के साथ संचार कौशल और मानवाधिकारों के सम्मान पर भी आधारित होगा। बाहरी निगरानी प्रणाली। हिंसा के मामलों की निगरानी और स्वतंत्र जांच करने के लिए सेना के बाहर के मानवाधिकार विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक लोकपाल प्रणाली का गठन करना। पीड़ित संरक्षण प्रणाली को मजबूत करना। पहले कार्रवाई बाद में रिपोर्ट के सिद्धांत पर पीड़ितों को तत्काल सुरक्षा, देखभाल और कानूनी सहायता प्रदान करना। साथ ही द्वितीयक विक्टिमाइजेशन को रोकने के लिए सख्त नियम बनाना। लैंगिक समानता शिक्षा। महिला सैनिकों के प्रति भेदभाव और पूर्वाग्रह को खत्म करने के लिए सभी सैनिकों के लिए लिंग संवेदनशीलता शिक्षा को अनिवार्य करना। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह ने इस सुधार पैकेज के मसौदे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने यथार्थवादी और मजबूत उपायों का प्रस्ताव रखा और सैन्य के शीर्ष अधिकारियों को समझाने में सफल रहे। न्याय का हथौड़ा केवल एक अपराधी पर नहीं गिरा था। यह हथौड़ा भारतीय सेना के शरीर में पुरानी और बीमार प्रथाओं पर गिरा था। हालांकि दर्दनाक, यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिससे सेना को एक स्वस्थ और अधिक भरोसेमंद संगठन बनने के लिए गुजरना पड़ा। मुकदमे के समाप्त होने के बाद आराध्या अदालत की इमारत से बाहर आईं और लंबे समय के बाद पहली बार नीले आसमान को देखा। उनका शरीर वास्तव में अभी तक स्वतंत्र नहीं था, लेकिन उनके दिल को जकड़ने वाली भारी जंजीरें टूट गई महसूस हुईं। न्याय मौजूद था और उन्हें इसका हिस्सा होने पर गर्व महसूस हुआ। अध्याय 17। पुनर्प्राप्ति की लंबी राह। न्याय मिल चुका था, लेकिन आराध्या के लिए एक और लड़ाई इंतजार कर रही थी। अपने खिलाफ लड़ाई, पुनर्वास की लंबी और कठिन राह। उनका शरीर अभी भी उनकी इच्छाओं का पालन नहीं करना चाहता था। चॉपस्टिक का उपयोग करना, लिखना या शर्ट के बटन लगाना जैसी छोटी छोटी चीजें उनके लिए बड़ी चुनौतियां बन गईं। हर दिन दोहराए जाने वाले पुनर्वास अभ्यास न केवल शारीरिक दर्द लाते थे, बल्कि अंतहीन निराशा भी। मैं केवल इतना ही क्यों कर सकती हूं? कितनी दयनीय हूं। एक दिन चलने के अभ्यास के दौरान गिरने पर उन्होंने अनजाने में खुद को कोसा। पहले वह व्यक्ति थीं जो पूरी लड़ाकू साजो सामान के साथ 25 किमी दौड़ सकती थीं और पहले स्थान पर आ सकती थीं। उनके लिए यह स्वीकार करना मुश्किल था कि अब उन्हें समानांतर बारों की मदद से कुछ कदम चलने में भी कठिनाई हो रही थी। उस समय उनके चिकित्सक उनके पास आए और हाथ बढ़ाया। आराध्या जी, अगर आज आप कल से 1 सेमी आगे बढ़ सकती हैं तो यह एक जबरदस्त प्रगति है। अपनी तुलना दूसरों से न करें, केवल कल के अपने आप से लड़ें। उन शब्दों ने उन्हें प्रोत्साहित किया। सही है, हार मत मानो, बस थोड़ा थोड़ा करके। महत्वपूर्ण बात यह है कि हर दिन आगे बढ़ना है। उनके साथ हमेशा एक वफादार समर्थक था, उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त विक्रम सिंह ने अपनी वर्दी उतार दी और अपनी बेटी के पुनर्वास के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने उनका खाना तैयार किया, उनके साथ अभ्यास किया और रात में अपनी बेटी के थके हुए पैरों की मालिश की। मेरी बेटी, आज तुम बहुत अच्छी थीं, मुझे तुम पर गर्व है। उनके पिता का गर्मजोशी भरा प्रोत्साहन उनके लिए फिर से उठने की सबसे बड़ी ताकत बन गया। उन्हें अन्य समर्थक भी मिले। उनकी कहानी जानने वाले कई लोगों ने समर्थन पत्र और उपहार भेजे। विशेष रूप से जिन दिग्गजों ने सेना में इसी तरह की पीड़ा का अनुभव किया था, वे उनसे मिलने आए, अपने अनुभव साझा किए और उन्हें ताकत दी। आराध्या जी, आपकी वजह से हम भी बोलने की हिम्मत कर पाए। याद रखें, आप अकेली नहीं हैं, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे।
उनके समर्थन ने आराध्या को एहसास दिलाया कि उनकी पीड़ा केवल उनकी नहीं थी। उन्होंने महसूस किया कि अपने अनुभव के माध्यम से वह दूसरों को आशा दे सकती हैं। अभ्यास के बीच उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने अनुभवों और भावनाओं को ईमानदारी से दर्ज किया। शुरू में अपने कठोर हाथों से कंप्यूटर कीबोर्ड पर टाइप करना भी मुश्किल लगता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी लेखनी जल्द ही एक ऑनलाइन समुदाय के माध्यम से जानी गई और कई लोगों को प्रेरणा दी। शारीरिक पुनर्वास के साथ साथ मानसिक पुनर्वास भी शुरू हुआ। उन्होंने पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) से निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श लिया। बुरे सपने अभी भी आते थे, लेकिन उन्होंने अब उनमें न फंसने की कोशिश की। यह पुनर्वास की राह एक फिनिश लाइन के बिना मैराथन दौड़ने जैसी थी। कभी कभी वह बहुत थक जाती थीं और हार मान लेना चाहती थीं, लेकिन वह हमेशा फिर से उठ खड़ी होती थीं। वह अब वज्र सूबेदार नहीं थीं, लेकिन वह एक मजबूत इंसान के रूप में फिर से जन्मी थीं। आराध्या सिंह। उनके कदम अभी भी अजीब और धीमे थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से आगे बढ़ रहे थे। निराशा के मलबे से उन्होंने आशा के नए बीज उगाए थे। अध्याय 18। नया मिशन, नया आकाश। समय बीत गया और आराध्या आखिरकार अस्पताल से बाहर आ गईं। हालांकि उन्हें अभी भी सहायक उपकरणों का उपयोग करना पड़ता था, लेकिन उनकी स्थिति में इतना सुधार हो गया था कि वह दैनिक गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से कर सकती थीं। उन्हें चिकित्सकीय कारणों से सम्मानपूर्वक सेवा से मुक्त कर दिया गया और उन्होंने अपनी वर्दी उतार दी। अपनी सेवानिवृत्ति के दिन जब उन्होंने अपनी प्यारी वर्दी लौटाई तो उनकी भावनाएं मिली जुली थीं। एक सैनिक के रूप में राह, उनका जीवन भर का सपना यहीं समाप्त हो गया। लेकिन अजीब तरह से एक सैनिक के लिए पाचको तो, लेकिन बीच परवाह उनका दिल शांत महसूस हुआ। उन्हें लगा कि एक दरवाजा बंद हो गया है, लेकिन दूसरा खुल रहा है। उनके पास एक नया मिशन था। अपने पिता के साथ उन्होंने प्रहरी भारतीय सैनिक अधिकार केंद्र नामक एक गैर लाभकारी संगठन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य उन सैनिकों और उनके परिवारों की मदद करना था जिन्होंने अपनी सेवा के दौरान अन्यायपूर्ण व्यवहार या हिंसा का अनुभव किया था। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त विक्रम सिंह ने इस वकालत केंद्र की स्थापना के लिए अपनी पेंशन निधि और व्यक्तिगत संपत्ति दान की और न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। आराध्या कार्यकारी निदेशक बनी, जो दैनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार थीं। जैसे ही वकालत केंद्र खुला, देश भर से मदद के अनुरोध आने लगे। अपने बेटे की अप्राकृतिक मौत के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की इच्छा रखने वाले बुजुर्ग माता पिता, एक मां जिसका बेटा बैरक में बदमाशी से पीड़ित था, एक अनुभवी जो अभ्यास के दौरान घायल हो गया लेकिन उसे उचित मुआवजा नहीं मिला। वे लोग जिनके पास अब तक शिकायत करने के लिए कोई जगह नहीं थी, वे प्रहरी आए। आराध्या ने अपने अनुभव के आधार पर उनकी पीड़ा के साथ सहानुभूति व्यक्त की और उनकी आवाजें सुनी। उन्होंने पीड़ितों को कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श और जनमत बनाने के अवसर प्रदान करने के लिए वकीलों, सलाहकारों और पत्रकारों के साथ एक नेटवर्क बनाया। वह खुद अपनी व्हील चेयर से संसद और रक्षा मंत्रालय गईं। उन्होंने सैनिक मानवाधिकारों से संबंधित कानूनों में संशोधन की आवश्यकता पर आवाज उठाई और क्षेत्र से आवाजें पहुंचाने के लिए नीतिगत बैठकों में भाग लिया। सैन्य अधिकारी जो शुरू में उन्हें एक का दिलकतर कोट की आ पर अरमूधकता उपद्रवी मानते थे, धीरे धीरे उनके ईमानदार और तार्किक तर्कों को सुनने लगे। वह अब प्रताड़ना की शिकार नहीं थीं। वह एक मानवाधिकार कार्यकर्ता बन गई थीं, जो भारतीय सेना के भीतर मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए लड़ रही थीं। उनकी थोड़ी लड़खड़ाती बोली के पीछे किसी भी जनरल के आदेश से अधिक ताकत थी और उनके अजीब कदमों ने एक नया रास्ता खोला जिस पर भारतीय सेना को चलना था। एक दिन प्रहरी में एक पत्र आया। प्रेषक जेल में बंद विक्रमजीत सिंह सोढ़ी थे। उस पत्र में उन्होंने अपने देर से आए पछतावे को व्यक्त किया और माफी मांगी। आराध्या ने शांति से पत्र पढ़ा। उनके दिल में अब उसके लिए कोई नफरत या गुस्सा नहीं था। उन्होंने उस पत्र का जवाब नहीं दिया। माफी उनके अनुसार उनके और सोढ़ी के बीच का मामला नहीं था। माफी कुछ ऐसी थी जो सोढ़ी को खुद से तब मिलेगी जब वह वास्तव में पश्चाताप करेंगे और अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए अपना शेष जीवन व्यतीत करेंगे।
उनकी नजरें अब अतीत पर नहीं बल्कि भविष्य पर थीं। अभी भी बहुत काम करना बाकी था। उस दिन तक जब इस देश के सभी युवा सम्मान के साथ राष्ट्र की रक्षा के अपने कर्तव्य का पालन कर सकें और स्वस्थ अवस्था में अपने परिवारों की गोद में लौट सकें, उनका संघर्ष जारी रहेगा। यही वह नया मिशन था जो उन्हें दिया गया था और यही उनके जीवित रहने का कारण था। अध्याय 19, उपचार का बंधन। प्रहरी भारतीय सैनिक अधिकार केंद्र न केवल एक सहायता एजेंसी बन गया बल्कि आराध्या जैसे घावों वाले लोगों के लिए एक उपचार समुदाय भी बन गया। हर हफ्ते उपचार की आवाज नामक एक सहायता समूह आयोजित किया जाता था। आराध्या कभी अनुपस्थित नहीं रही। जो लोग शुरू में खुद को खोलने में मुश्किल महसूस करते थे, वे आराध्या द्वारा अपने अनुभव को दृढ़ता से साझा करने के बाद अपनी कहानियां बताने की हिम्मत करने लगे। एक युवा अनुभवी ने स्वीकार किया कि एक वरिष्ठ द्वारा पीटे जाने के कारण उसने लगभग अपनी सुनने की क्षमता खो दी थी। एक मां रोई जब उसने बताया कि कैसे बटालियन ने उसके बेटे के आत्महत्या के मामले को व्यक्तिगत समस्याओं के बहाने छिपाने की कोशिश की थी। सभी के पास समान घाव थे। उन्होंने एक दूसरे को सुना, एक साथ रोए और एक साथ गुस्सा हुए। अकेले सहने के लिए बहुत भारी पीड़ा को साझा करके उन्होंने राहत महसूस करना शुरू कर दिया। पता चला कि मैं अकेला नहीं था जिसने इसका अनुभव किया। हम अकेले नहीं हैं। एक मजबूत एकजुटता की भावना बढ़ने लगी। इस समूह के माध्यम से आराध्या ने खुद को भी ठीक होते हुए महसूस किया। दूसरों की पीड़ा के प्रति सहानुभूति रखने की प्रक्रिया में उनके अपने घाव धीरे धीरे ठीक हो गए। वह अब सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित एक दुर्भाग्यपूर्ण शिकार नहीं थी। वह एक बड़े व्यक्ति बन गई थीं, जो दूसरों के घावों पर मरहम लगाने में सक्षम थीं। प्रहरी ने न केवल कानूनी संघर्ष और नीतिगत वकालत पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि विभिन्न उपचार कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। कला चिकित्सा, संगीत चिकित्सा और बागवानी चिकित्सा ने पीड़ितों को आघात से उबरने और आंतरिक शक्ति का निर्माण करने में मदद की। प्रहरी के एक कोने में एक छोटे से बगीचे में उन्होंने एक साथ सब्जियां उगाईं और जब उन्होंने उन्हें एक साथ खाया तो उन्होंने खोए हुए रोजमर्रा के जीवन के अनमोल मूल्य को फिर से खोजा। एक दिन आराध्या से मिलने के लिए विशेष मेहमान आए। वे गरुड़ बटालियन की 3 कंपनी के सैनिक थे। सेवानिवृत्ति के बाद वे लगातार अपराधबोध से ग्रस्त थे और आखिरकार उनसे मिलने की हिम्मत जुटाई। सूबेदार साहिबा, हम वास्तव में माफी मांगते हैं। काश उस समय हम थोड़े और साहसी होते। हमें वास्तव में खेद है कि हम आपकी रक्षा नहीं कर सके। उन्होंने आराध्या की व्हील चेयर के सामने अपना सिर झुकाया और रोए। आराध्या ने गर्मजोशी से भरी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूं। ऐसी स्थिति में किसी के लिए भी आगे बढ़ना मुश्किल होगा। खुद को दोष मत दो। तुम्हारा इस तरह मुझसे मिलने आना ही मेरे लिए बहुत आभारी है। उन्होंने उन्हें दोष नहीं दिया। इसके विपरीत उन्होंने सोचा कि वे भी एक बड़ी हिंसक प्रणाली के अन्य शिकार थे। उन्होंने उनके साथ चाय पी, पूछा कि वे समाज में कैसे ढल रहे हैं और भविष्य में उनके क्या सपने हैं। उस दिन से 3 कंपनी के पूर्व सैनिक प्रहरी के स्वयंसेवक बन गए। उन्होंने वहां के कठिन कामों में मदद की, पीड़ित सैनिकों के लिए बात करने वाले दोस्त बने और अपने तरीके से उन्होंने अतीत के कर्ज चुकाए। एक कहावत है कि घाव को घाव से ठीक किया जाता है। जब गहरे घाव वाला व्यक्ति समान घाव वाले व्यक्ति को सांत्वना देता है तो सच्चा उपचार शुरू होता है। आराध्या और प्रहरी वह स्थान थे जहां वह उपचार का चमत्कार हुआ। वे एक दूसरे के घावों को सहारा देने के लिए अपने कंधे उधार देने को तैयार थे और उस एकजुटता की ताकत दुनिया को बदलने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार बन गई। अध्याय 20, जनरल का मौन संघर्ष। अपनी वर्दी उतारने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त विक्रम सिंह एक शांत जीवन जीते हुए दिखाई दिए। हर सुबह वह अपनी बेटी को प्रहरी ले जाते और शाम को एक साथ घर लौटते। किराने का सामान खरीदना और अजीब तरह से रात का खाना तैयार करना उनकी नई दिनचर्या बन गई थी। लोगों ने सोचा कि कभी स्टील की तरह कठोर 3 सितारा जनरल अब एक साधारण पिता बन गए हैं, लेकिन उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। वह वास्तव में अब एक सेना कमांडर नहीं थे, लेकिन सैन्य हलकों में उनका प्रभाव अभी भी बहुत मजबूत था। उन्होंने एक मौन क्रांति का नेतृत्व करने के लिए अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया। वह नियमित रूप से अभी भी सेवारत जूनियर जनरलों से मिलते थे। रात के खाने के बीच वह आरामदायक
लेकिन तीखी सलाह देते थे। अब के सैनिक हमारे जमाने से बहुत अलग हैं। एक सत्तावादी नेतृत्व अब उनका नेतृत्व नहीं कर पाएगा। तुम्हें ईमानदारी से संवाद करना होगा और उनका दिल जीतने के लिए उनका सम्मान करना होगा। अपनी इकाई में जांच करो। एक अंदर हवा सैनिक कर रहे हैं, क्या किसी सैनिक के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है? कमांडरों को सीधे उतरना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि समस्याएं हमेशा अदृश्य स्थानों से ही फूटती हैं। उनके हर शब्द ने सक्रिय कमांडरों के लिए एक भारी जिम्मेदारी और सतर्कता की भावना पैदा की। अपनी बेटी के साथ हुई त्रासदी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उन्होंने पर्दे के पीछे से लगातार बदलाव को बढ़ावा दिया। वह संसद की रक्षा समिति के लिए एक अनौपचारिक सलाहकार भी बन गए। उन्होंने क्षेत्र में वास्तविक समस्याओं और सुधार की दिशा पर इनपुट प्रदान किया। उनकी पेशेवर सलाह के लिए धन्यवाद। सैनिक मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन को एक ठोस गति मिली। आराध्या को अपने पिता के इन प्रयासों के बारे में बाद में पता चला। एक दिन एक जूनियर जनरल प्रहरी आए और उनसे कहा, निदेशक महोदया, आपके पिता अभी भी सबसे मजबूत सैनिक हैं। एक अदृश्य स्थान से वह हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं ताकि सेना सही रास्ते पर चलती रहे। हम सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनके नक्शेकदम पर चलने की कोशिश करते हैं। यह सुनकर आराध्या अपने पिता के अध्ययन कक्ष में गईं। वहां सैन्य पुस्तकों के बीच मानवाधिकार, मनोविज्ञान और नेतृत्व पर किताबें पंक्तिबद्ध थीं। मेज पर उस विधेयक पर विश्लेषण डेटा था जिसके लिए वह लड़ रही थीं, जिस पर उनके पिता के हस्तलिखित नोट थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिता ने कभी लड़ना बंद नहीं किया था, बस उनका तरीका बदल गया था। पहले वह अग्रिम पंक्ति में लड़ते थे, अब वह चुपचाप पीछे से समर्थन करते थे और रास्ता खोलते थे। उस रात उन्होंने अपने पिता को बैठक कक्ष के सोफे पर अखबार पढ़ते हुए सोते हुए देखा। उनके पिता के कंधे, जो जीवन भर एक सैनिक रहे थे, और कक्ष के बाग की अखातों ने लाके शाम की, अब थोड़े छोटे लग रहे थे और उनके बाल पूरी तरह से सफेद हो गए थे। उन्होंने चुपचाप पास जाकर अपने पिता के कंधों पर एक कंबल डाल दिया। पहले वह अपने पिता की चौड़ी और मजबूत पीठ को देखकर बड़ी हुई थीं। अब अपने पिता की थोड़ी थकी हुई पीठ को देखकर उन्हें लगा कि अब उनकी बारी है अपने पिता की रक्षा करने की। पिता और बेटी, वे एक दूसरे के लिए सबसे भरोसेमंद साथी थे, एक ही राह पर सहयात्री। उनका मौन लेकिन मजबूत बंधन धीरे धीरे भारतीय सेना और इस समाज को एक थोड़ा बेहतर स्थान में बदल रहा था। अध्याय 21। अल्मा मेटर में नया आकाश। एक वसंत में आराध्या को अपने अल्मा मेटर भारतीय सैन्य अकादमी इमा में एक व्याख्यान देने का निमंत्रण मिला। उन्हें कैडेटों के सामने सच्ची सैनिक भावना और मानवाधिकार पर बोलने के लिए कहा गया था। आराध्या के लिए इमा सपनों और जवानी से भरा एक स्थान था, लेकिन एक ऐसा स्थान भी था जो उन्हें कड़वी यादों की याद दिलाता था। बहुत विचार विमर्श के बाद उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्होंने सोचा कि भविष्य के अधिकारियों के साथ अपने अनुभव साझा करना इसी तरह की त्रासदियों को दोबारा होने से रोकने का सबसे निश्चित तरीका है। जब वह अपनी व्हीलचेयर से मंच पर चढ़ीं, तो सैकड़ों कैडेटों ने अपनी सांस रोक ली। उन्होंने सब कुछ ईमानदारी से बताया। उनका सैन्य करियर, प्रताड़ना के कारण पीड़ा, पुनर्वास प्रक्रिया और प्रहरी में उनकी गतिविधियां। सच्ची ताकत किसी को दबाने से नहीं आती है। सच्ची ताकत एक गर्मजोशी भरे दिल से आती है, जो कमजोरों की रक्षा करता है और गिरे हुए साथी की मदद करता है। जिन सैनिकों का आप बाद में नेतृत्व करेंगे, वे आपके अधीनस्थ होने से पहले किसी के लिए अनमोल बेटे और भाई हैं। उनकी गरिमा का सम्मान करें और उनकी आवाजों को सुनें। यही वह सच्ची सैनिक भावना है जिसकी मातृभूमि आपसे अपेक्षा करती है। उनके व्याख्यान ने गहरी प्रेरणा और प्रतिध्वनि प्रदान की। जब वह सभागार से जाने वाली थीं, तो एक मध्यम आयु वर्ग की महिला हिचकिचाते हुए उनके पास आई। माफ कीजिए, क्या आप निदेशक आराध्या सिंह हैं? उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखों में गहरी उदासी झलक रही थी। महिला अजनबी थी, लेकिन किसी तरह अपरिचित महसूस नहीं हुई। हाँ, सही है। आप कौन हैं मैडम? महिला ने अपना सिर झुकाया और कांपती आवाज में कहा, मैं विक्रमजीत सिंह सोढ़ी की पत्नी हूं। विक्रमजीत सिंह सोढ़ी। उस नाम को सुनकर आराध्या का दिल मानो धड़कना बंद कर दिया। उस आदमी की पत्नी जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया था।
वह नहीं जानती थी कि क्या कहना है, केवल उस महिला को घूर सकती थी। महिला आंसुओं से भरी आंखों से जारी रही, मैं वास्तव में माफी मांगती हूं। मैं अपने पति की ओर से उसके द्वारा किए गए अपराधों के लिए माफी मांगती हूं। उसने आपको और आपके परिवार को जीवन भर कभी न भरने वाले घाव दिए हैं। मैं ईमानदारी से माफी मांगती हूं। वह आराध्या की व्हीलचेयर के सामने घुटने टेकने वाली थी। आराध्या घबरा गई और उसे रोक लिया। नहीं मैडम, खड़े हो जाइए, यह आपकी गलती नहीं है। नहीं मैडम, मेरे पति का पाप मेरा भी पाप है। मुझे नहीं पता था कि वह इस तरह का राक्षस बन सकता है। मुझे पता था कि वह सर्वश्रेष्ठ और पूर्ण होने के लिए जुनूनी था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना घिनौना काम करेगा। सब कुछ सामने आने के बाद मेरी दुनिया ढह गई महसूस हुई। सिसकते हुए उसने अपनी कहानी सुनाई। उसके पति के हिरासत में लिए जाने के बाद वह समाज के तानों को सहन नहीं कर सकी और उसे अपने बच्चों के साथ एक अजनबी जगह पर जाना पड़ा। उसने अपनी पीड़ा से भरे जीवन के बारे में बताया। हर दिन एक बीमार व्यक्ति की तरह छिपकर रहना। वह भी एक अन्य रूप में पीड़ित एक शिकार थी, क्योंकि वह अपराधी का परिवार थी। आराध्या ने चुपचाप उसकी कहानी सुनी। विक्रमजीत सिंह सोढ़ी उसकी नफरत का पात्र, लेकिन उसकी पत्नी के आंसुओं के सामने वह एक जटिल भावना से भर गई। उसे फिर से एहसास हुआ कि एक व्यक्ति का पाप कितने लोगों के जीवन को नष्ट कर सकता है। मैं आज यहां माफी मांगने के लिए नहीं आई हूं। मैं केवल ईमानदारी से माफी मांगना चाहती थी और मैं यह देना चाहती हूं। महिला ने अपने बैग से एक पुराना लिफाफा निकाला और उसे आराध्या को दे दिया। उसके अंदर वह पैसा था जो उसने और उसके बच्चों ने कई सालों में थोड़ा थोड़ा करके जमा किया था। कृपया इसे पीड़ितों के लिए उपयोग करें। यह शायद हमारे पापों को नहीं मिटा सकता, लेकिन हम थोड़ा ही सही प्रायश्चित करना चाहते हैं। आराध्या वह पैसा स्वीकार नहीं कर सकी। उन्होंने लिफाफा उस महिला को लौटा दिया और कहा, आपकी नेकनीयत के लिए धन्यवाद मैडम। यह पैसा आप और आपके बच्चों के लिए उपयोग करें। यह सुनिश्चित करना कि बच्चे बिना किसी चोट के अच्छी तरह से बड़े हों, सबसे अच्छा पाप प्रायश्चित है जो आप कर सकती हैं। फिर उन्होंने धीरे से जोड़ा, मैं आपके और आपके बच्चों के जीवन के लिए शुभकामनाएं देती हूं। यह सबसे अच्छी सांत्वना और माफी थी जो वह दे सकती थी। यह सुनकर महिला और भी जोर से रोई और लंबे समय तक अपना सिर नहीं उठाया। अप्रत्याशित मुलाकात बस यूं ही समाप्त हो गई। घर लौटते समय आराध्या अपने बेचैन दिल को शांत नहीं कर सकी। चोट पहुंचाने वाला पक्ष, चोटिल पक्ष और उनके आसपास के लोग। त्रासदी कभी भी सरल नहीं होती है। हालांकि त्रासदी के उस उलझे हुए धागे के बीच उसने आशा की एक किरण देखी। समझ, दया और मनुष्यों के बीच माफी की संभावना। उपसंहार, वज्र नहीं टूटेगा। कई साल बीत गए। भारतीय सेना बहुत बदल गई थी। प्रहरी की गतिविधियों और जनता के ध्यान के लिए धन्यवाद। सैन्य संस्कृति में काफी सुधार हुआ। बेशक अभी भी छोटी मोटी घटनाएं होती थीं, लेकिन सच्चाई को व्यवस्थित रूप से छिपाने या पीड़ितों को नजरअंदाज करने की प्रथा बहुत कम हो गई थी। सेना दर्द के माध्यम से और अधिक परिपक्व हो गई थी। आराध्या का जीवन भी बहुत बदल गया था। वह अब व्हीलचेयर या सहायक उपकरणों पर निर्भर नहीं थी। हालांकि थोड़ा अजीब, वह अब अपने दोनों पैरों पर चल सकती थी। यह एक चमत्कार था जो वर्षों के पुनर्वास के प्रयास और उनके कभी न टूटने वाले संकल्प द्वारा बनाया गया था। वह अब भारत की सबसे प्रभावशाली मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में से एक बन गई थीं। उनकी कहानी को एक नाटक हो और फिल्म में रूपांतरित किया गया, जिससे कई लोगों को प्रेरणा मिली। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक बेस्ट सेलर बन गई। उन्हें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भाषण देने के लिए भी आमंत्रित किया गया, लेकिन वह अभी भी एक साधारण जीवन जीती थीं। हर सुबह वह पीड़ितों की आवाजें सुनने के लिए प्रहरी जाती थीं और सप्ताहांत में वह अपने पिता के साथ बागवानी करती थीं। एक दिन, एक उज्जवल शरद ऋतु में, उन्होंने अपने पिता के साथ पूर्व गरुड़ बटालियन के स्थान का दौरा किया। बटालियन को भंग कर दिया गया था और अन्य इकाइयों के साथ मिला दिया गया था। अब उसके निशान लगभग गायब हो गए थे। वह उस खाली जमीन पर खड़ी थीं जो कभी परेड ग्राउंड हुआ करती थी। पिताजी, यहीं पर मैं पहली बार कैप्टन सोढ़ी से मिली थी और यहीं पर आप हेलीकॉप्टर से उतरे थे। उन्होंने एक हल्की मुस्कान के साथ अतीत को याद किया। यादें अब दर्दनाक नहीं थीं, कड़वी, लेकिन वह उन्हें जीवन के एक हिस्से के रूप में स्वीकार कर सकती थीं जिसने उन्हें बड़ा किया था।
विक्रम सिंह अब पूरी तरह से सफेद बालों वाले एक बूढ़े व्यक्ति बन गए थे। उन्होंने अपनी बेटी के कंधे को गले लगाया और कहा, उस समय जब मुझे तुम्हारा फोन आया था, मुझे लगा कि दुनिया ढह गई है, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो वह दिन विनाश का दिन नहीं था, बल्कि वह दिन था जब सब कुछ फिर से शुरू हुआ। सही है पिताजी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वे दोनों लंबे समय तक चुप रहे, पश्चिमी क्षितिज पर लाल होते शरद ऋतु के आकाश को देखते हुए। अचानक आराध्या का फोन बजा। यह प्रहरी के युवा कार्यकर्ताओं में से एक था। निदेशक महोदया, एक अच्छी खबर है। सेना में अप्राकृतिक मौतों के मामलों के समाधान के लिए विधेयक, जिसके लिए हम लंबे समय से लड़ रहे थे, आखिरकार संसद के पूर्ण सत्र में पारित हो गया है। सच में? आराध्या की आंखें फैल गईं। वर्षों की मेहनत आखिरकार रंग लाई। उनकी आवाज खुशी से कांप रही थी। ठीक है, मैं समझ गई। सभी को बता दो, बहुत अच्छा काम किया। मैं फोन रखने के बाद वह अपनी भावनाओं के ज्वार को नहीं रोक सकीं और आसमान की ओर देखने लगीं। उनकी आंखों में गर्म आंसू भर आए, लेकिन वे दुख के आंसू नहीं थे। वे कृतज्ञता और खुशी के आंसू थे। वह अब एक सैनिक नहीं थीं, लेकिन वह अपने देश की रक्षा एक बहुत मजबूत तरीके से कर रही थीं। उनके टूटे हुए पंख फिर से उग आए थे और अब पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे और दूर उड़ने के लिए तैयार थे। आराध्या सिंह, अपने नाम के अनुरूप, जिसका अर्थ पूजा या समर्पण है, वह निराशा के मलबे से उठी और आखिरकार अपना एक नया आकाश खोला। उस आकाश के नीचे उनका सपना कि कोई और युवा घायल न हो, अब सच होने लगा था। उनका संघर्ष और उनका जीवन जारी रहेगा, ऊपर के शानदार आकाश की तरह उज्जवल